वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कोई इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और बैच भी ऐसा जो अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, यानी जिसको करने के बाद लाइफ में दोबारा कभी इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन पे ये बैच चलता है, फाउंडेशन बैच ऑफ इंग्लिश नाम से। इस बैच की खास बात ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी इस बैच को करने के बाद आपको कोई थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा बुक पढ़ना, प्रैक्टिस के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक लगाना, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहीं आपको कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप ग्रामर की वीडियोस देख रहे हो, जब आपको चैप्टर खत्म हुआ तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए किसी और बुक की, ना कोई थ्योरी पढ़ने के लिए किसी बुक की, ना कोई प्रैक्टिस के लिए किसी बुक की जरूरत पड़ेगी। ग्रामर का आपने एक चैप्टर पूरा किया, उसकी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, वोकैब की वीडियोस आपको मिलेंगी फोटो से, नेमेनिक से, जैसे आप इस क्लास को भी देखेंगे ना, ऐसे ही आपको क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे और उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन की वीडियो भी मिलेंगी। और इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी डालूंगा मैं और उनके सॉल्यूशन की वीडियो भी डालूंगा, यानी आपकी फुल फ्लेज तैयारी आपकी इसी कोर्स से हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ग्रामर की अभी 44 वीडियोज इसके अंदर अपलोड हो चुकी हैं, यानी 75% ऑफ ग्रामर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है जी, मैं कोई अपना नया लाइव बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लाइव में कभी इतना कंटेंट प्रोवाइड कर ही नहीं सकता मैं, तो इसलिए मैं सिर्फ ये रिकॉर्डेड बैच ही अपना रखूंगा और इसी के अंदर कंटेंट में डालता चलूंगा। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है मार्च तक इसका फुल फ्लेज कंटेंट अपलोड हो जाएगा। अभी जब आप परचेज करेंगे तो आपको ग्रामर की 44 वीडियोस मिल जाएंगी और जितने चैप्टर हो गए सबकी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। दिसंबर में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, जैन से मैं इसके अंदर वोकैब और ये क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल की वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा और लास्ट मंथ के अंदर ये कंप्लीट जो पेपर हैं इनकी सॉल्यूशन वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। यानी अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच को लेने के बाद आपको लाइफ में ना कोई दोबारा इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी, ना ही कोई मल्टीपल सोर्स पे धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है जी, और अगर आप कोई पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तो अपनी ऐप पे एक चीज़ मैंने डलवाई है भाई, बहुत 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 बढ़िया काम आएगी आपके, वो है जी वोकैब के क्विजेस। ठीक है, फ्री है ये सबके लिए। अगर आप पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तो वोकैब के क्विजेस आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ईडियम, सिनोनिम, वन वर्ड, एंटोनिम, जो पिछले 3 साल के अंदर सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, इन सब के अंदर जितनी वोकैब आई सारी की सारी आपको यहाँ पे डलवा रहा हूँ मैं। सीजीएल मतलब 2023 की ऑलमोस्ट वोकैब डल चुकी है, कुछ 22 की भी डल चुकी है और रोज इसके अंदर एक दो क्विजेज डलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डेढ़ महीने में ये पूरी प्रीवियस ईयर वोकैब आपको यहीं पे मिल जाएगी। और क्विज के थ्रू, क्विज में क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है बच्चे का। ठीक है, उसको करके ना जब वो लास्ट में ऐसे दिखता है अच्छा 20 में से मेरे इतने ठीक हो गए, तो एक अलग मजा आता है। बुक में थोड़ा बोरियत फील होती है बच्चे को, और ये भी नहीं कि सिर्फ आंसर, लास्ट में जब सॉल्यूशन आएगा ना उसके अंदर चारों वर्ड्स के आपको मीनिंग भी मिल जाएंगे, वहां से एक टाइप की रिवीजन हो जाएगी आपकी वोकैब की। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जो पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहते इस फीचर को जरूर अवेल करना भाई, है ना। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कॉमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। अब बात करते हैं अपनी वीडियो की। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, मैं अपने, ये मेरे बेसिकली कोर्स की ही वीडियो है। ठीक है, कोर्स के अंदर मैं प्रीवियस ईयर वोकैब पे टारगेट करता हूं, क्योंकि 80% वोकैब प्रीवियस ईयर वाली ही रिपीट होती है, उनको मैं फोटो से, नेमेनिक से कराता हूं। सीजीएल 2023 के अंदर जितने भी सिनोनिम्स आए उनको अपन फोटोज और नेमेनिक से पढ़ेंगे। क्योंकि यार देखो, मेरा ऐसा मानना है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन होता क्या ना, जैसे मान लो मैं सिंपल एक वर्ड लिख दूँ और लिख दूँ ये 4 इसके सिनोनिम है, ये 4 इसके एंटोनिम है, तो टीचर तो लिख देता है, ऐसे तो किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या बच्चे को डायरेक्ट वो याद हो जाते हैं कि टीचर ने सिर्फ बोल के बता दिया जीलस का जो सिनोनिम है वो एंथुजियास्टिक, फर्वेंट और आर्डेंट होता है, याद हो गया इससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर याद करना है तो फिर उसको फोटो से, नेमेनिक से याद कराया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। आप ये वीडियो जो होती है वोकैब की, मैं हमेशा बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि आप 2x स्पीड पर देखना। आप इसको 2x स्पीड पर देखोगे, जैसे आज मेरे ख्याल 65 के करीब वर्ड्स हैं। ठीक है, आप इसको 2x स्पीड पर 30 मिनट्स के अंदर आप देख पाओगे, 30-35 मिनट्स आपके लगेंगे। और आप खुद भी याद करके देख लेना, 60 वर्ड आपको याद करना, उसके अंदर 30 मिनट तो आपके वैसे भी लग जाएंगे, और इनके याद रहने की प्रोबेबिलिटी उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। आप नॉर्मल बुक से डायरेक्ट ऐसे पढ़ के देखना और उनको 1 महीने बाद रिवाइज करना, और एक बार ये वाले तरीके से पढ़ के देखना, ये आपको पेपर तक याद रहेंगे। ठीक है जी, आ जाइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज का पहला वर्ड है जी अपना जीलस। जीलस का मतलब क्या है, यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। कहने का मतलब जब आप किसी चीज़ को लेकर जीलस होते हो तो आपके अंदर उस काम के लिए बहुत जील होती है,
ज़ील वर्ड आपने शायद सुना होगा कि मेरे अंदर उस काम को करने की बहुत ज़ील है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ज़ीलस। ठीक है, नेमेनिक्स कैसे याद करेंगे? अब जैसे मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा अक्सर हीरो वगैरह को जेल हो जाती है, फिर वो जेल तोड़ के भागता है। तो जब मान लो किसी को फांसी की सज़ा होने वाली है या उसको पता कि सारी ज़िंदगी तेरी जेल में ही कटनी है, तो वो तो फड़फड़ाएगा, उसके अंदर जेल तोड़ने की बहुत ज़ील होगी। तो जेल से भागने की ज़ील थी उसमें, वो ज़ीलस था। इनके अंदर जेल से भागने की बहुत ज़्यादा ज़ील थी, बहुत ज़्यादा ज़ील थी, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था, वो जेल तोड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा ज़ीलस थे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ ज़ीलस सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। वो बहुत ज़ीलस सपोर्टर था, मतलब बहुत एंथुजियास्टिक सपोर्टर था, पूरा एंथुजियाज्म से, पूरा अपना मन लगा के, पूरी अपनी जान लगा के वो सपोर्ट करता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आने चाहिए। ये जो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम लिखे हुए ना, इन पर नज़र मार लिया करो, याद कुछ इनमें से एक आधा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन मत लीजिए। ये जितने वर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इन सब की भी ऐसे प्रॉपर, जैसे ये ना एपैथेटिक, ये एपैथेटिक यहाँ लिखा होगा और एपैथेटिक का भी आगे चल के फोटोनेमेनिक से आएगा। ये यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि एक नज़र मार लो, अगर इनमें से कोई एक आधा याद आपको रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इन वर्ड को भी अभी इसी स्लाइड से याद कर पाए। ये जस्ट वैसे ही मेंशन कर दिए मैंने। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, इनको कौन बताएगा, ये कैसे याद होंगे। ये भी कभी ना कभी यहाँ पे हेडिंग डल के आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ज़ीलस वर्ड आपको याद हो जाए, इतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट भाई, अगला वर्ड है जी अपना फीबल। फीबल का मतलब होता है विद नो एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर कोई एनर्जी ना हो, पावर ना हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा वीक। इसका क्या नेमोनिक्स बना है? वीक एंड थिन लाइक अ नीडल। नीडल फीबल, नीडल फीबल। जैसे अपन कहते हैं ना यार वो तो सुई जैसा पतला है, भैया सूख के बिल्कुल सुई जैसा हो गया है ना। तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाना है, जैसे सुई क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है। तो अगर कोई बिल्कुल सूख के सुई जैसा हो गया तो बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत फीबल हो गया। लाइक अ नीडल, फीबल लाइक अ नीडल, फीबल लाइक अ नीडल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। देख ही रहे हो भाई की बॉडी है ना। द जाइंट हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड फीबल। वो जो जाइंट था एक समय पर, वो बहुत बूढ़ा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए, हॉस्टिल। हॉस्टिल का मतलब होता है हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मन में द्वेष की भावना होना, बहुत ज़्यादा नफरत की भावना होना, बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडलीनेस की भावना होना। हॉस्टलर्स डे स्कॉलर के प्रति हॉस्टिल होते हैं। आपने जब कॉलेज लगाया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ तो वहाँ के लोकल्स होते हैं, वो डे स्कॉलर्स कहलाते हैं। कुछ हॉस्टल अक्सर उनकी बनती नहीं है, मैच वैच खेलते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, सिर विर फाड़ देते हैं ना। अब हॉस्टल में, अब मान लो ये लड़ाई होगी किसी से, हॉस्टल में डे स्कॉलर घुस गए, इनके भैया लात मुक्के चल रहे हैं। हॉस्टल में अक्सर लोग एक दूसरे के प्रति हॉस्टिल होते हैं, या हॉस्टलर जो होते हैं वो डे स्कॉलर के प्रति बड़े हॉस्टिल होते हैं। उनके मन में उनके लिए द्वेष की भावना होती है ना, अनफ्रेंडलीनेस की भावना होती है। द वेस्ट हैज़ ग्रेजुअली रिलैक्स्ड इट्स हॉस्टिल एटीट्यूड टू दिस इन्फ्लुएंशियल स्टेट। अब मान लो कोई जगह है, अफगानिस्तान वगैरह ऐसी कोई जगह, अब वेस्ट वाली कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि सारे टेररिस्ट यहाँ से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उन्होंने अपना जो वो द्वेष वाला एटीट्यूड था वो उन कंट्रीज़ के प्रति कम कर दिया है। ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस, समथिंग ग्रेजुअली एंड सीक्रेटली कॉजिंग हार्म। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अनप्लीजेंट है और आपके लिए डेंजरस है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट आपको नहीं दिखे, अंदर 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 बहुत धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचा रही हो। जैसे कैंसर। कैंसर कई बार शुरुआत में पता ही नहीं चलता है ना, लास्ट में एकदम थर्ड स्टेज पे जाके पता चलता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको अंदर अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती जा रही हो। नेमोनिक्स देखो इसका क्या है, इनसाइड अस रहते हैं और हमारे लिए इंसीडियस बन जाते हैं। अब जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया और इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर भैया कीड़े वगैरह बन गए। अब वैसे हो रहा, हल्का सा कभी पेट में दर्द होता, बंदा इग्नोर कर देता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया कि भैया वो ठीक ही नहीं हो सकता। तो हमारे ऐसे कर लो, इंटेस्टाइन के इनसाइड अस रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं और धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं।
तो ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं, इनसाइड अस धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं और इंसीडियस बन जाते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस खतरनाक बन जाते हैं। द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थायराइड डेफिशिएंसी आर इंसीडियस एंड सटल। ये जो शुरुआती सिम्टम होते हैं किस चीज़ के, थायराइड की डेफिशिएंसी के, ये बहुत ही इंसीडियस होते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अंदर से हमें डैमेज पहुंचाने वाले होते हैं और सटल होते हैं, इतने इतने माइनर होते हैं कि नज़र ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता कि आपको थायराइड की डेफिशिएंसी हो गई है। नेक्स्ट पाइए, अबाउंड का मतलब क्या होता है, टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, जिसकी मतलब बहुतायत हो, बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लार्ज नंबर के अंदर अवेलेबल हो। अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल हो, लार्ज नंबर के अंदर अवेलेबल हो। देखिए ज़रा इसको, नेमोनिक्स क्या है इसका, अ प्लस बाउंड। ए वर्ड का आपने देखा होगा, इसका मीनिंग होता है नेगेटिव वाला। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में मानता हो, और एथीस्ट अगर मैं कर दूं, एक वर्ड है थीस्ट, थीस्ट मतलब जो भगवान में मानता हो, और एथीस्ट मतलब जो भगवान में न मानता हो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अबाउंड, बाउंड को याद कर लो, बाउंड्री से, किसी चीज़ की बाउंड्री है, किसी चीज़ की कोई फिक्स लिमिट है, बाउंड मतलब क्या, बाउंड्री, और अबाउंड है यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये फोटो में क्या दिखा रखा है आपको, शायद उतनी क्लैरिटी से ना, तारे दिखा रखे, ठीक है, कि जो तारे हैं आसमान में, जो तारे हैं ये लिमिटलेस हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, दुनिया जहान के तारे हैं आसमान के अंदर, ठीक है। तो यानी ये जो तारे हैं, ये जो स्टार्स हैं, ये अबाउंड हैं, ये इतने ज़्यादा हैं कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अ प्लस बाउंड यानी कोई लिमिट ना होना, बाउंड्री ना होना। एग्जाम्पल देखिए, टेल्स अबाउंड ऑफ क्रूकेड कॉन्ट्रैक्टर्स हु स्टील मनी फ्रॉम ट्रस्टिंग सीनियर सिटीजन्स। बहुत कहानियाँ, बहुत किस्से कहानियाँ आपने सुने होंगे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी जिसमें ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो डिसऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये बेवकूफ़ बना लेते हैं, पैसा चुरा लेते हैं भरोसा करने वाले सीनियर सिटीजन से, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को कहते हैं कि अच्छा आप अपने बच्चों को ये घर बना के दे सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप फ्लैट ले लीजिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और वो उनको बेवकूफ़ बना के डील्स में फंसा के उनसे पैसा चुरा लेते हैं। ऐसी दुनिया जहान के किस्से कहानियाँ, स्टोरीज आपने सुनी होंगी। नेक्स्ट बाजी, पेर्यूज। पेर्यूज का मतलब क्या होता है, टू रीड थ्रू समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। किसी चीज़ को पढ़ना खास करके इसलिए कि उसमें कुछ पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट का ढूंढने की नीयत से, कि पूरी चीज़ है उसमें से अच्छा मुझे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको ढूंढना। जैसे आप आरसी करते टाइम करते हो ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो, क्वेश्चन पढ़ के जो जो आपको अच्छा ये लाइन मुझे देखनी है, तो पूरा पैरा पढ़ते वक्त आप देखते हो ना, अच्छा इस पे क्वेश्चन है, ये वाली लाइन पढ़नी है, तो आप उसको पेर्यूज कर रहे होते हो। उसने अपने इंटरेस्ट के पैरा को पेर्यूज कर लिया, अब पूरा देख रहा है वो, अपना इंटरेस्ट का जो पैरा है ना, उसके इंटरेस्ट का जो पैरा है, पैराग्राफ हिस्सा किस चीज़ का, उसके इंटरेस्ट का जो पैरा था उसने उसको पेर्यूज कर लिया, उसने उसको छांट के अलग निकाल लिया। He opened the newspaper and began to peruse the personal ads. उसने न्यूज़पेपर को खोला और पेर्यूज करने लगा, यानी छांट के निकालने लगा जो पर्सनल एड वाला जो कॉलम था उसको। अब ये देखो ढूंढ रहा है, इसको कोई चीज़ का वर्ड का मीनिंग देखना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देखनी है, तो ये ढूंढ रहा है इसको। ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या है, टू गिव अप अंडर प्रेशर एंड सरेंडर कर देना, ठीक है। एक ईल्ड का मतलब पैदावार भी होता है, इस साल इतनी ईल्ड हुई है, इस साल इतनी पैदावार हुई है, एक वो मतलब भी होता है, और एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, ठीक है। इसका क्या नेमोनिक्स बनाया अपन ने, पाकिस्तानी आर्मी ने फील्ड में ईल्ड किया, ये रियल फोटो है वैसे, ठीक है। अब मान लो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने सरेंडर करा इंडिया की आर्मी के आगे, और ऐसा तो होगा नहीं कि सारी आर्मी एक कमरे के अंदर आ जाएगी, मैदान के अंदर ऐसे लाइन से खड़े कर रखे हैं और सरेंडर, सबने अपने हथियार, देखो ये हथियार नीचे रख रहे हैं ऐसे ऐसे एक एक करके ना। तो पाकिस्तानी आर्मी ने फील्ड में ईल्ड किया, पाकिस्तानी आर्मी ने फील्ड में ईल्ड किया यानी मैदान में सरेंडर किया, ठीक है। द सेल्समैन ईल्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। वो जो सेल्समैन था उसने हार मान ली डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस के बारे में।
अब मान लो उसका जो करप्ट बॉस है वो चाहता है कि भैया एक काम कर, इन गाड़ियों के कह दिया कर कि अच्छा है, इतनी नई है जबकि सेकंड हैंड है, पूरी जर चुकी है। वो सेल्समैन कहता नहीं मैं जी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसको कहा भैया तू नहीं करेगा, कोई और करेगा, नौकरी से निकाल दूंगा तुझे, कोई और रख लूंगा झूठ बोलने वाला, मेरे को क्या दिक्कत है। तो फिर उसको अपना घर चलाने के लिए वो करप्ट बॉस की जो बातें थी उनके सामने घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी, ईल्ड करना पड़ा। ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, किसी की बात को मान लेना, हार मान लेना, किसी के सामने घुटने टेक देना। पाकिस्तानी आर्मी ने फील्ड में ईल्ड किया, फील्ड में ईल्ड किया। और दूसरा वाला भी मीनिंग निकल सकता है, इस फील्ड की इतनी ईल्ड हुई है इस बार, इस फील्ड में से इतनी पैदावार हुई है इस बार। दोनों मीनिंग फील्ड से आप नेमोनिक्स बना के निकाल सकते हो। कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमति देना, किसी चीज़ को लेकर अग्री हो जाना। कंसेंट मिल गई है, कंसाइनमेंट भेज दो, ठीक है। अब जैसे आपने कहीं कोई ऑर्डर प्लेस करना था, उसके लिए कोई अप्रूवल लगना था, हाँ भाई कंसेंट मिल गई है, सहमति मिल गई है, कंसाइनमेंट भेज दो। कंसाइनमेंट होता है ना, जैसे जो आता है आपका पार्सल वगैरह, उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। आपने जब वो डीटीडीसी वगैरह या फिर इंडिया पोस्ट को ट्रैक करते हो, वहाँ भी कंसाइनमेंट नंबर लिखा होता है ना। तो अब क्या हुआ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट मिल गई है तो अब कंसाइनमेंट भेज दो, ठीक है जी। यू कैन विड्रॉ योर कंसेंट एट एनी टाइम इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल। जो आपने कंसेंट दी है, जो आपने सहमति दी है ना हमारे साथ कंटिन्यू करने की, आप इसको जब चाहे वापस ले सकते हो। जब आपको अनकंफर्टेबल लगे आप इसको वापस ले लेना, ठीक है जी। कंसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना। कौन, ये जो वर्ड होता है ना CON, इसके दो मतलब होता है। एक तो कौन मतलब होता है कोई अपराधी, एक कौन जब प्रीफिक्स की तरह से काम करता है ना, कौन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, किसी चीज टुगेदर समथिंग, ठीक है। कौन का मतलब होता है, कौन का मतलब होता है विद समथिंग। तो अगर दो चीजें साथ आ गई तो दोनों में सहमति आ गई, ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। वेन, वेन के दो मतलब होते हैं। एक तो वेन का मतलब होता है टू प्राउड ऑफ अपीयरेंस, एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। जब आपने मतलब आप खुद में थोड़े से आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, थोड़ा घमंड आपके अंदर आ जाता है अपनी लुक्स को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके, अपनी एबिलिटी को लेके। एक तो ये मतलब होता है इसका। एक वेन का ही मतलब ये वाला भी होता है, नॉट प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। या मैंने फोटो लगाई थी यार, वो कैसे हट गई समझ में नहीं आया। चलो इसका मैं वैसे बता देता हूँ आपको किस टाइप की फोटो इसमें इमेजिन करनी है, देखना जरा। एक तो वेन का मतलब क्या है, एक वेन का मतलब है टू प्राउड ऑफ अपीयरेंस एंड एबिलिटीज और अचीवमेंट एक्सेट्रा। जब आप किसी चीज को लेकर, जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वेन में होते हो, यानी आप घमंड में होते हो, खास करके अपनी अपीयरेंस को लेकर। जैसे कोई मॉडल वगैरह भी आपने आपको, भैया मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, तो उसके अंदर वेन आ गया, ठीक है। आपने कोई मान लो मेडल वेडल जीत लिया, आपने कुछ क्लास के अंदर टॉप कर लिया, तो आप थोड़े घमंडी हो गए, तो आपके अंदर वेन आ गया। नेमोनिक्स क्या बनाया इसका, जब से उसने लग्जरी वैन ली है उसको वेन हो गया, उसको घमंड हो गया, उसमें वेन आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, वो चलती है ना बड़ी बड़ी वैन टाइप की होती हैं, लग्जरी वैन, अंदर ही भैया उसके बेड है, होम थिएटर है। अब इतना पैसा आ गया इसके पास, अब उसने लॉटरी निकल गई उसकी, या जैसे भी उसने अब लग्जरी वैन खरीद ली है ना। बाकी लोग गाड़ी वाड़ी दिखा के चौड़े हो रहे थे, मेरे पास ये गाड़ी, भैया उसने लग्जरी वैन खरीद ली है, तब से वो बड़ा घमंडी हो गया। जब से उसने वो लग्जरी वैन खरीदी है, जब से उसने वो लग्जरी वैन खरीदी है, तब से उसको बड़ा वेन हो गया है, उसके अंदर बड़ा ही घमंड आ गया है। ही इज सो वेन दैट ही लुक्स इनटू मिरर एवरी टाइम ही पासेस। वो इतना वेन है भैया, वो अपने आप को लेके, अपनी लुक्स को लेके इतना घमंडी है, इतना अपने आप में प्राउड फील करता है कि जब भी शीशे के आगे से निकलता है, वाह क्या बनाया भगवान, ये देखे बिना निकलता ही नहीं है। हाँ जी। नॉट प्रोड्यूसिंग अ डिजायर विद रिजल्ट, वेस्ट हो जाना है ना, व्यर्थ हो जाना। नॉट प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट, वेन का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना। अब मान लो इसका नेमोनिक्स देखो, बहुत पेन होता है जब एफर्ट्स वेन चले जाते हैं। मान लो आपने किसी काम को करने की बहुत कोशिश करी, आपने इस साल बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बाय चांस पेपर से पहले आपको 2 दिन पहले डेंगू हो गया बहुत ज़्यादा, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो आप ठीक भी हो जाओगे तब भी आपके मन में ऐसे आएगा, आप जैसे इसमें फोटो मैंने लगाई थी, एक लड़का ऐसे माथा पकड़े बैठा है ऐसे बिल्कुल, ठीक है। मतलब उसने बहुत कोशिश करी किसी काम को करने की और वो कर नहीं पाया, तो क्या होगा,
उसको वेन होगा, उसके एफर्ट वेन चले गए तो उसको बड़ा दुख होगा। हमें बहुत पेन होता है, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत पेन होता है, हमें बहुत दुख होता है जब हमारे एफर्ट्स वेन चले जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं। जब एफर्ट्स वेन चले जाते हैं तो हमें बहुत पेन होता है। द एफर्ट्स विल बी इन वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। हमारे एफर्ट्स व्यर्थ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टाइम पर सबमिट नहीं करते। इंटरलिंक्ड बहुत आसान है ये तो याद करना। जॉइंड और कनेक्टेड टुगेदर विद द पार्ट्स दैट आर जॉइंड ऑफन हैविंग एन इफेक्ट ऑन ईच अदर। कोई दो चीज़ें जब इंटरलिंक्ड होती हैं तो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता हो, दूसरी एक दूसरे से डिपेंडेंट हो एक दूसरे के। निमोनिक्स भी बिल्कुल आसान है। इंटर प्लस लिंक्ड, इंटर मतलब आपस में और लिंक्ड मतलब जुड़े होना। अब जैसे ये क्या है, रिंग्स टाइप के, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर कोई दो चीज़ें, तीन चीज़ें, पांच चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। द सर्किट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड द मेन पावर सप्लाई। ये जो सर्किट बिछाए ना, जो तारों का सर्किट बिछाया है, ये एक दूसरे से भी लिंक है और पावर सप्लाई के साथ भी लिंक है। ठीक है, कोई कंपनीज हो सकती है, कंपनीज या ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो केसेस हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। सीबीआई, दया टाइप, ये अलग अलग केस नहीं है दया, ये सारे केसेस इंटरलिंक्ड हैं और ये सारी चोरियां, सारे अपराध एक ही आदमी ने किए हैं। इंटरलिंक्ड होना, आपस में लिंक्ड होना। कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है? समवन हु इज कॉशियस अवॉइड रिस्क। कॉशियस का मतलब क्या होता है? केयरफुल होना, किसी काम को बड़े ध्यान से करना, कॉशन बरतना। ठीक है, प्रीकॉशन, ये तो आपने सबने सुन रखा है ये वर्ड यार, प्रिकॉशन लेनी चाहिए है ना। जुकाम वगैरह ना हो ऐसे टाइम पे, पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा प्रिकॉशन बरतना चाहिए था। प्री मतलब पहले, कॉशन मतलब सावधानी। प्रिकॉशन वर्ड तो आपने सबने सुन रखा होगा है ना। एक आपने प्रोवर्ब भी सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी इलाज से बेहतर होती है, कि पहले सावधानी रख लो कि ऐसा कुछ ना हो। अरे भैया आ जाओ। तो प्रिकॉशन, पहले ही सावधानी बरतो। प्री मतलब पहले और कॉशन मतलब सावधानी। इसका क्या नेमोनिक्स पता चल गया? प्री प्लस कॉशन से कॉशन वर्ड से याद आ जाएगा। अब इसको देखो भाई, अब ये स्केटिंग सीख रहे हैं और ये हेलमेट लगा के सीख रहा है कि अभी नहीं आती है तो भैया अभी गिर सकते हैं, सिर विर फूट जाएगा, तो ये कॉशियस है। और ये भाई पहले दिन ही अपना माइकल शुमाकर बन रहा है, वहाँ पे आगे आगे गड्ढा, आप देखो सिर फूटेगा इसका, फिर यहाँ पे लट्टू सा निकल आएगा तब पता चल जाएगा। तो ये केयरलेस है और ये कॉशियस है। केयरलेस इसका उल्टा होता है। ठीक है, कॉशियस मतलब केयरफुल और केयरलेस आपको पता ही है। ठीक, द बर्गलर वॉज वेरी कॉशियस सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली एज दे डिडंट फाइंड एनी प्रूफ। वो जो बर्गलर था, वो जो चोर था, बहुत कॉशियस था, बहुत सावधानी उसने बरती और उसने सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से अवॉइड किया, क्योंकि उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, ना किसी सीसीटीवी कैमरा में उसकी फ़ोटो आई। बहुत कॉशियस था, उसने सारा चोरी वाली जो प्लानिंग है बड़ी सावधानी पूर्वक उसने करी थी। इंट्रीग कर देना। इंट्रीग का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत इंटरेस्ट अपने अंदर जगा देना। इंट्रीग कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे होता ना, इन्वॉल्व हो गए आप किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेना। अंतरिक्ष से आई थिंक बड़ी इंट्रीगिंग होती हैं। अंतरिक्ष से आई थिंक बड़ी इंट्रीगिंग होती है। साइंटिस्ट वगैरह सबका ध्यान उसमें चला जाता है, पूरे अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। अरे क्या है क्या है क्या है, बड़ी क्यूरोसिटी आ जाती है उस चीज़ को लेके। अब जैसे ही बंदा जा रहा है जंगल में, अचानक से इसने देखा भैया ये देखो उड़न तश्तरी सी, यूएफओ टाइप की एकदम से दिखी है, तो इसको भौचक्का रह जाएगा, एकदम देखता आंखें फटी रह जाएंगी। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे आसमान में कुछ बड़ी विचित्र चीज़ दिखाई देती है, तो वो सबको इंट्रीग कर लेती है। टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड एंड वांटिंग टू नो मोर, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देना उस चीज़ में और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी को जगा देना। अंतरिक्ष से आई थिंग बड़ी इंट्रीगिंग होती हैं। अंतरिक्ष से आई थिंग बड़ी इंट्रीगिंग होती हैं। ही हैज़ रियली इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी, उसकी बड़ी इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी है। जो भी उससे मिलता है वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ कि उसके बारे में और जानना, उससे और बात करना चाहता है। स्परियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो फेक हो, झूठी हो। बेस्ड ऑन फॉल्स रीजनिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रस्टेड,
कोई ऐसी चीज़ जो किसी झूठी इन्फॉर्मेशन वगैरह पर आधारित हो और जिस पर भरोसा ना किया जा सकता हो। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे दिखाते हैं ना, आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो, वहाँ पे शॉल वगैरह, जी असली पश्मीना है, पश्मीना है। अब उसको टच करके ही आपको पता चल जाता नहीं है असली नहीं है, कपड़े को टच करके और चीज़ों को। अब जैसे डायमंड वगैरह है, दिखने में तो ऐसा लग रहा हो कि ये भी डायमंड है, लेकिन टच करके उसकी चमक से आपको पता चल जाएगा कि असली नहीं है। स्परियस चीज़ों को स्पर्श करके ही पता चल जाता है कि वो स्परियस है, फेक है। स्परियस चीज़ों को स्पर्श करके ही पता चल जाता है कि वो फेक है। स्परियस चीज़ों को स्पर्श करके ही पता चल जाता है कि वो फेक है। स्पर्श करके, स्पर्श करने से अगर आपको लगे कि ये फेक है यानी वो चीज़ स्परियस है। स्पर्श करके अगर आपको लगे कि ये चीज़ फेक है तो यानी वो स्परियस है। द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन स्परियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो जो कंपनी थी वो लिप्त थी स्परियस ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर, यानी धोखाधड़ी करने वाली झूठी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर, कोई गलत काम में इन्वॉल्व थी वो। वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करना जितने नेसेसरी थे उससे। अपनी बात को कहने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा शब्द ठूंस देना, उसको बोलते हैं जी वर्बोज। ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर देना अपनी बात को कहने के लिए, उसको कहते हैं जी वर्बोज। नमनिक्स क्या बनाए इसका? वर्ड्स का ओवरडोज, वर्बोज। वर्ड्स का ओवरडोज या ओवर यूज, वर्ड्स का ओवर यूज, वर्बोज। वर्ड्स का ओवरडोज यानी जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा, या फिर हिंदी कह सकते हो वर्ड्स प्लस ठूंस, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स ठूंस दिए उसने बात में। अब जैसे शशि थरूर का कोई ट्वीट है, अब इसने एक बात कहनी है चेतन भगत को, इसके अंदर वर्ड देखो, सिंपल बात कहनी होगी लेकिन जानबूझ के ऐसे ऐसे इसके अंदर वर्ड्स ठूंस देगा कि भैया जैसे पता लगे कि अरे पता नहीं कितनी बड़ी बात बोली है इसने। ठीक है, जब आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए या अपना प्रभाव छोड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड ठूंस देते हो, वर्ड्स का ओवरडोज कर देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर देते हो, तो अब आपकी स्पीच वर्बोज हो जाती है। ही बिकेम वर्बोज आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स। 2-4 पैग लगाने के बाद वो वर्बोज हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करने लगता है। कॉन्सिक्वेंस आसान वर्ड है, सुना भी होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, इसके जो आउटकम आएंगे, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, बहुत बुरा होगा। अ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन ऑफन दैट इज बैड और नॉन कन्वीनियंट। किसी चीज़ का रिजल्ट, परिणाम अक्सर बुरा, ज़्यादातर कॉन्सिक्वेंस वर्ड यूज होता है नेगेटिव चीज़ों के लिए। कौन के आगे सीक्वेंस में, कौन को आगे सीक्वेंस में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। कौन मतलब क्रिमिनल, कौन मतलब क्रिमिनल जो इलीगल एक्टिविटी करता हो। अब तो कर ले बेटा, ये जो कौन मैन वाले काम तू करा ना, कौन को आगे चल के सीक्वेंस में, भविष्य में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। कौन को आगे सीक्वेंस में, अभी तो ठीक लग रहा है लेकिन आगे चल के सीक्वेंशियल मतलब आगे के टाइम में उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बुरे डिसीजन लोगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे। फॉर समवन हु इज ओल्ड एंड वीक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रोकन हिप कैन बी सीरियस। अगर कोई बंदा जो है वो बूढ़ा है और बहुत वीक है तो उसके लिए भैया अगर उसकी हिप की हड्डी टूट गई, एक कमर के पीछे की हड्डी टूट गई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। क्योंकि बचपन में, जवानी में तो घाव फिर भी भर जाते हैं, बुढ़ापे के अंदर एक बार कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है भाई। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना अनबायस्ड। ये भी आपने सुना होगा, वो बायस्ड है, किसी एक की तरफ उसका झुकाव है ना। अगर कोई पर्सन बायस्ड होता है तो वो एक साइड लेता है किसी की। मान लो जैसे 2 बंदे हैं, उनके बीच में आपको डिसीजन करना है और आप एक की साइड ले रहे हो ज़्यादा, जबकि वो गलत हो तो भी, तो आप बायस्ड हो। अगर आप साइड नहीं ले रहे हो तो आप अनबायस्ड हो, है ना। जैसे मैच वगैरह में जो एम्पायर होते हैं, गेम्स में रेफरी होते हैं, उनको अनबायस्ड होना चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये वर्ड आपने सुन भी रखा होगा, इसके लिए नेमोनिक्स आप ऐसे कर लो। भाई, जैसे होता ना कि तू मेरा भाई है। अब मान लो जैसे रेफरी के आगे 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, 2 या पहलवान लड़ रहे हैं, कुछ भी है, उसके अंदर से वो एक उसका भाई है तो वो तो भाई की साइड लेगा। तो आपको उस समय पे किसी को भाई नहीं मानना है कि मैं इसकी साइड लूँ, ये मेरा भाई है। अगर आप किसी को भाई मानते हो तो आप उसकी साइड ले रहे हो तो आप बायस्ड हो, और अगर आप भाई नहीं मानते, दोनों को न्यूट्रल वे से जज कर रहे हो, तो आप अनबायस्ड हो।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे गिव अनबाइस्ड एडवाइस एज दे वांट द बेस्ट फॉर अस। उन्होंने बिल्कुल अनबाइस्ड एडवाइस दी है, ये नहीं कि अपना फ़ायदा सोच के या किसी और का फ़ायदा करवाने के लिए हमें गलत सलाह दे दी हो। उन्होंने हमें बिल्कुल अनबाइस्ड एडवाइस दी। जैसे अब ये बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के दोनों को बिल्कुल न्यूट्रल सोच के किसी एक की साइड नहीं झुकना, फिर आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पाइए, अगला आपका वर्ड है जी यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी से बना है, डिजाइंड टू बी यूजफुल रादर देन डेकोरेटिव। कोई ऐसी चीज जो बेसिकली यूटिलिटी के काम आए बजाय कि डेकोरेशन के। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका मेन पर्पस यूटिलिटी से लेना देना, चाहे दिखने में गंदी लगे, डेकोरेशन के लिए नहीं है वो चीज, चाहे दिखने में गंदी लगे वो चीज यूटिलिटी में बढ़िया होनी चाहिए। फोकस ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी से बना है, फोकस्ड ऑन यूटिलिटी। कोई चीज यूटिलिटेरियन है तो इसका मतलब वो यूटिलिटी पर फोकस करती है। ठीक है, अभी इस फोटो को मैं आपको समझाता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। ठीक है, अब जैसे घर बन रहा था तो हमने सोचा ये पॉट लगवाते हैं, दिखने में आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस है कि दिखने में सबसे बढ़िया आपको ये लगेगा, पॉश लगेगा एकदम, है ना। सेकंड नंबर पे आप सोचो कुछ यूनिक डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। और जो सबसे सिंपल वाले होते हैं, गोल वाले, आप सोचोगे नहीं नहीं अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, यूटिलिटी पे फोकस करना, डिज़ाइन पे मत जाना। यूटिलिटेरियन अप्रोच रखना अपनी, ठीक है, इसको फोकस करना। बहुत दिक्कत होती है इस पे बैठने में, ये दिखने का अच्छा होता है, यहाँ पे ये किनारे चुभते हैं पैरों के नीचे, तो ये गोल वाला ही लेना, चाहे कितने ही पैसे आ जाएं। ठीक है, ये स्क्वायर वाले महंगे ज़्यादा होते हैं और यूज़ में बहुत गंदे होते हैं ये। तो बिल्कुल सिंपल वाले जो आते हैं, गोल वाले, दीज आर द बेस्ट। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। गवर्नमेंट ने जैसे मान लो कि कोई ऐसी स्कीम है, एक तो दिखावे के लिए स्कीम है, दुनिया जगत के आगे देखो हमारा देश कितना अच्छा है, और एक ऐसी चीज़ जो दिखने में उतना लोगों के आगे, बाकी देशों के आगे इमेज ना बनती हो, लेकिन अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम चलाई है, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्कीम या स्टैंड जो है, उनका जो स्टैंड उन्होंने लिया, यूटिलिटी बेस्ड जो स्टैंड लिया, उसकी सबने तारीफ करी। इनएविटेबल बहुत बार आ चुका है, वन वर्ड में भी आ चुका है, जिसे टाला ना जा सके। सर्टन टू हैपन, जो चीज़ होगी ही होगी, जिसे टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। नेमनिक्स क्या होता है इसका? देखो, जब भी आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो, कहीं जाते हो, तो एक आध अंकल जरूर होता है, बेटा 13 का टेबल सुनाओ ना। छोटा बच्चा होगा तो बेटा पोयम सुनाओ ना। जरूर होंगे। तो अब ये मीम देखो, गेस्ट, बेटा 17 का टेबल सुनाओ, तो पेरेंट्स सोच रहे हैं हमरा इज्जत अब तोहरे हाथ में है कचरा। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में, बेटा सुना दियो टेबल। तो टेबल सुनाने से बचना इनएविटेबल है। जब भी आप कहीं जाते हो, रिलेटिव के यहाँ जाते हो, किसी गेस्ट वेस्ट के यहाँ जाते हो, तो टेबल सुनाने से बचना इनएविटेबल है। कोई ना कोई अंकल इस टाइप का जरूर मिलेगा जो टेबल सुनाने के दम पे भी कितना तुम टेबल सुना पा रहे हो, तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को जज करेगा। सिंस राधिका नेवर वियर शूज, इट इज इनएविटेबल दैट शी वुड गेट अ पीस ऑफ ग्लास इन हर फुट। वो कभी जूते नहीं पहनती, तो ये बात इनएविटेबल है कि उसके पैर में कुछ ना कुछ जरूर चुभेगा कभी ना कभी। डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो जाना। सिचुएशन इन विच पीपल आर मेड टू फील दे हैव नो वैल्यू। किसी को अगर आप डिग्रेड करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको ऐसा जलील करते हो, ऐसा फील कराते हो कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है। या कोई चीज़ अगर डिग्रेड होती है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो नीचे चली जाती है, लोअर हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम मार्क्स में डिग्रेडेशन आ गया। पहले क्लास में टॉपर था, है ना, फिर ग्रेजुएशन में जाके और गतिविधियों में लिप्त हो गया, रात को बेबी जानू सोना मोना करने लगा, तो फिर मार्क्स डिग्रेड होने लगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में मार्क्स में आया, ग्रेजुएशन के टाइम मार्क्स में आया डिग्रेडेशन, ग्रेजुएशन के टाइम मार्क्स में आया डिग्रेडेशन, ग्रेजुएशन के टाइम मार्क्स में आया डिग्रेडेशन। और ये ग्रेड वर्ड आपने सुना होगा। अच्छा, ये किस ग्रेड का है? अच्छी ग्रेड, अच्छी क्वालिटी, बुरी ग्रेड, डी ग्रेड। डी मतलब नेगेटिव, ग्रेड नीचे ग्रेड पर ले आना, किसी चीज़ की क्वालिटी वगैरह खराब हो जाना। अगर आप किसी पर्सन को डिग्रेड करते हो तो आप उसको नीचा दिखाते हो, ऐसे फील कराते हो कि तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं।
अब ये भाई नंबर इसके कम आ रहे, पहले इसको टॉपर था क्लास का, माथा पटक रहा, कुछ समझ ही नहीं आता। वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द एब्सेंस ऑफ फिश इन द रिवर। ये जो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है ना, ये जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, इसका इफेक्ट ये देखो, नदी के अंदर एक मछली नहीं बची है, पानी इतना पोल्यूट कर दिया कि मछलियाँ मर रही हैं। सर्टन, अगर कोई चीज़ सर्टन है तो वो चीज़ होगी होगी, फिक्स है, ठीक है, इनएविटेबल जैसा ही है। हैविंग नो डाउट नोइंग एग्जैक्टली दैट समथिंग इज़ ट्रू। कोई चीज़ अगर सर्टन है तो पक्का है, इफ़ समथिंग इज सर्टन टू हैपन तो वो चीज़ पक्का होगी। तुम इस चीज़ को लेकर सर्टन हो, हाँ जी मैं श्योर हूँ, पक्का हूँ। अगर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर हो, सर्टन हो, फिक्स हो, तो वो चीज़ फिक्स है। अब मान लो भैया ये देखो पर्दे लेके आए, इतनी मोटी क्वालिटी के, इतना मोटा मोटा एक एक पर्दा है, बिल्कुल हल्की क्वालिटी के नहीं लाए, बहुत भारी क्वालिटी के पर्दे हैं, एक एक पर्दा 5-5 हज़ार रुपये का है ये एक पीस। तो ये सर्टन है कि ये कर्टन कम से कम 5 साल तो चलेगा, ये बात सर्टन है। ये बात सर्टन है कि इस क्वालिटी का कर्टन अगर लोगे तो 5 साल तो ये कम से कम चलेगा ही चलेगा। आई एम एब्सोल्यूटली सर्टन दैट आई लेफ्ट माई पर्स ऑन द डेस्क। मैं हो ही नहीं सकता मैं भूल जाऊँ, मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने अपना पर्स इसी डेस्क पे रखा था, यहीं से चुराया किसी ने। टीडियस, टीडियस माने बोरिंग एंड रादर फ्रस्ट्रेटिंग। कोई चीज़ जो बड़ी कोई ऐसा काम जो बड़ा बोरियत भरा हो, फ्रस्ट्रेट करने वाला हो, ठीक है। अब जैसे आपने भूल भुलैया वाला देखा होगा ना, आप जब अंदर जाते हो अब बड़े कॉन्फिडेंस, अरे मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा, फिर जब इधर उधर फंस जाते हो ऐसे, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों में फंस जाना बड़ा टीडियस काम होता है। एक ऐसे गेम भी आती थी ना, देखो ये स्टील वाला मार्बल सा होता है, इसको ऐसे ऐसे करके उसमें डालना होता है। कई बार ये काम ना बड़ा इरिटेट करता है, ढल जाना यार। तो ऐसा कोई काम जो आपको बड़ा बोर करे, फ्रस्ट्रेट करे, तो वो क्या होता है, टीडियस होता है। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में फंस जाना बड़ा टीडियस होता है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में फंस जाना बड़ा ही टीडियस होता है। द प्रॉब्लम इज आई फाइंड मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज सो टीडियस। प्रॉब्लम ये है भाई, वेट कम तो कर लूँ, लेकिन ये जितनी एक्सरसाइज हैं ये सारी मुझे बड़ी टीडियस लगती हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगती हैं। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, गिविंग मनी और हेल्प टू पीपल ऑर्गेनाइजेशन दैट दे नीड। किसी का भला चाहना, बेनेवलेंट मतलब क्या होता है, किसी का भला चाहना, किसी के भले के लिए काम करना। कैसे काम करते हो, ज़्यादातर भला कैसे किसी का करते हो, उसकी मदद करके, कोई पैसे वैसे की मदद करके, वैसे मदद करके, है ना। इसका ये रूट वर्ड से जनरली याद कराया जाता है। रूट वर्ड है बेन प्लस वोलेंट। बेन का मतलब होता है गुड, वोलेंट मतलब होता है टू विश, किसी के लिए अच्छी इच्छा रखना। अगर किसी के लिए आप काइंड हो, दयालु हो, अच्छी इच्छा रखते हो तो क्या करोगे, उसकी मदद करोगे। मदद कैसे करोगे, पैसे दे के या और कोई मदद करके। अब जैसे भैया इसको ऊपर आने के लिए मदद चाहिए, ये नहीं कि आप ऊपर पहुंच गए तो आप घमंड में हो, किसी की मदद नहीं करना, आप अमीर बन गए, आप नीचे वालों को भी ऊपर उठाने में मदद कर रहे हो। द बेनेवलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। वो जो बेनेवलेंट जेस्चर था, वो जो अमीर मर्चेंट ने सबकी मदद करी, है ना, सबको गिफ्ट्स बांटे या सबके लिए काम किया, वो सबके द्वारा अप्रिशिएट किया गया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल ये भी रूट वर्ड से याद करते हैं, इन प्लस क्रेड। इन मतलब नॉट और क्रेड मतलब भरोसा, बिलीफ। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ऐसा लगे कि असंभव है, जिस पर यकीन ना हो, पॉजिटिव सेंस में। ये इनक्रेडिबल है। एक और वर्ड होता है इनक्रेडिलुअस, वो नेगेटिव साइड जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ये वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है। आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, सुना है ना, मतलब इतना अच्छा, इतना बढ़िया कि यकीन ही ना हो कि ये हो भी सकता है। होता ना कोई इमारत वगैरह देख के आपको ऐसा आपके मन से निकलता भाई ये बनी कैसे होगी, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल इंडिया ये अपना पूरी ये मुहिम भी चली थी। कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो, इतनी मतलब ऐसी हो कि यकीन करना मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है। एन इनक्रेडिबल एक्ट ऑफ काइंडनेस, अ स्ट्रेंजर ऑफ द स्ट्रीट ऑफर टू डोनेट अ किडनी फॉर द इल टीनेजर। बिल्कुल इनक्रेडिबल मतलब यकीन ही नहीं हो रहा, काइंडनेस का एक ऐसा एक्टिविटी, एक बीमार टीनेजर थी बेचारी, उसको ऐसी सड़क पर रहने वाले किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं अपनी किडनी इसको डोनेट कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, इनक्रेडिबल एक्ट ऑफ काइंडनेस हो गया, जिस पर यकीन ना हो। वेंडेटा, वेंडेटा माने अ लॉन्ग एंड वायलेंट आर्ग्यूमेंट
बिटवीन पीपल, दो लोगों के बीच में एक लंबा और बड़ा वॉयलेंट आर्ग्यूमेंट। जब आप किसी से बहस करते हो बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली, है ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो, किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति टाइप में जब आप किसी से बहस करते हो, लड़ाई करते हो, तो आपके मन में उनके लिए वेंडेटा होता है, पुश्तैनी झगड़ा चला रहा होता है। अब ये मूवी मुझे लगता है सबने या तो देखी होगी, देखी नहीं होगी तो सुनी होगी, वो इमली का बूटा बेरी का पेड़ वाली, वही सौदागर शायद मूवी का नाम था, है ना। जो हमें चैन से नहीं जीने देते उनके लिए हमारे मन में होता है वेंडेटा। जो हमें चैन से नहीं जीने देता, जो हमें चैन से नहीं जीने देता, उसके लिए हमारे मन में आ जाता है वेंडेटा। जो हमें चैन से, वो मुझे चैन से नहीं जीने देता, इसलिए उसके लिए मेरे मन में है वेंडेटा। गज्जू वॉज अरेस्टेड फॉर एक्टिंग ऑन अ वेंडेटा अगेंस्ट द मैन हु किल्ड हिज वाइफ। गज्जू को अरेस्ट कर लिया गया जब उसने वेंडेटा निकालने की कोशिश करी, बदला निकालने की कोशिश करी उस व्यक्ति के प्रति जिसने उसकी वाइफ को मारा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी अपना एडामंट। एडामंट का मतलब क्या होता है? डिटरमिन्ड इन कैरेक्टर, एक्शन और आइडियाज। मतलब ये ऐसा बंदा होता है जिसने जो मान लिया भी, हाँ भैया ये मेरे विचार हैं तो मैं उन पे अड़िग रहूंगा, मैं ऐसा ही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं इसको अपन। अगर कोई अड़ियल बंदा है कि भैया ये तो मतलब मैंने, मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक है तो ठीक है, नहीं दूसरा मैं कोई सुनूंगा ही नहीं, वो भी एडामंट होता है। और आप किसी चीज़ को लेके एडामंट हो जाते हो कि नहीं मैं ये चीज़ हासिल करूंगा ही करूंगा, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका नेमोनिक्स क्या बना रखा अपन ने? अड़ियल मन। एडामंट, अड़ा हुआ मन, अड़ा हुआ मन, जिसका मन किसी चीज पर अड़ा होता है, किसी चीज पर स्थिर होता है। ठीक है, अब जैसे ये थी ना मोहब्बतें मूवी में, मेरे यहाँ पर 3 ही नियम है, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। यहाँ के नियम एकदम अड़ियल है, मतलब अड़े हुए नियम है यहाँ पर एकदम। तो ये बंदा कैसा हो गया? एडामंट हो गया, अड़ा हुआ मन। शी वॉज एडामंट अबाउट बिकमिंग अ डांसर। वो एडामंट थी, वो बहुत जिद्दी थी, वो स्थिर थी कि भैया मुझे तो डांसर ही बनना है और कुछ नहीं करना। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं कि एडामंट को नेगेटिव सेंस में यूज करें। अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमिन्ड हो कि मुझे करना ही करना है, तो आप उसके लिए भी एडामंट का यूज कर सकते हो। ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज। अ पर्सन हु डिसीव्स समवन हु ट्रस्ट देम और हैज नो लॉयल्टी। एक ऐसा बंदा जो उनको धोखा देता है, जो उस पर यकीन करते हैं और जो बिल्कुल लॉयल ना हो। नेमोनिक्स क्या है इसका? ट्रेचरस, ट्रिक, ट्रिक, चीट अस, जो हमें ट्रिक या चीट करता है, ट्रिक करता है या चीट करता हमें, ट्रिक और चीट अस, ट्रिक और चीट अस, ट्रेचरस। ट्रिक और चीट अस, जो हमारे साथ कोई ट्रिक खेलेगा या हमें चीट करेगा। ट्रेचरस, ट्रिक और चीट अस। अभी आपने देखा होगा ओए लक्की लक्की ओए टाइप मूवी बनी थी ना, चोर वगैरह दिखाते हैं, है ना, जो आप पर भरोसा करता है। एक मूवी और आई थी रणवीर सिंह वाली, लुटेरा। वो उनके घर में रहता है, वहीं पे प्रॉपर उन्हीं के घर खाता पीता है, फिर वहीं नीचे सुरंग बना के उनका सामान लूट लेता है। तो ऐसी तो खूब फिल्में बनी है। ट्रिक और चीट अस, ट्रेचरस। ट्रिक और चीट अस, ट्रेचरस। एक केस में मन, एक केस में ऐसा ही बनाने का मन था, आजकल के टीचर्स, ट्रेचरस, आजकल के टीचर्स, है ना। आपकी नज़रों में तो आजकल जितने टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, सबके सब ट्रेचरस ही तो, धोखाबाजी, धोखेबाजी तो है, बिजनेसमैन है ना, आपसे फीस लेके आपको लूटते हैं। स्कूल वाले, कॉलेज वाले तो बड़े महान थे, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाले सारे टीचर ट्रेचरस होते हैं, आपसे पैसा लेके ये करोड़पति बन गए। ठीक है, बिजनेसमैन है एक नंबर के। इट वॉज ड्यू टू ट्रेचरस लीडर्स दैट ही डिसाइडेड टू लीव द पार्टी। ये इस कारण था, जो ट्रेचरस लीडर था ना, उनका धोखेबाज लीडर था, उसकी वजह से उसने पार्टी छोड़ दी। उसको पता चला कि जब उसने नोटिस किया कि उसका जो लीडर है बड़ा ट्रेचरस है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी धोखा दे सकता है, इस वजह से उसने पार्टी को छोड़ दिया। एक तो होता है सिवियर, है ना, एक सिवियर होता है, सिवियर मतलब बहुत गंभीर, है ना, सिवियर कंडीशन चल रही है उसकी, उसको सिवियर प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये अलग है। ये वो वाले में RE आएगा लास्ट में, ठीक है। ये वाला है सेवर। सेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, काटना, 2 हिस्सों में बांट देना, स्पेशली बाय कटिंग, किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना। इसका नेमोनिक्स भी मैंने वैसे ही बनाया।
उसका पैर इतना सीवियरली इन्फेक्टेड था कि डॉक्टर को उसे सीवर करना पड़ा। होता ना कई बार आप एक्सीडेंट वगैरह में आपके पैर के अंदर वो नसें वगैरह ऐसे दब जाती हैं, या कोई आपको कोई जानवर काट ले, सांप आपने काट लिया, तो उस केस में वो जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए उस पार्ट को काट देते हैं। अब इसके पैर का जो इन्फेक्शन था वो इसकी पूरी बॉडी पे ना फैल जाए, इसलिए उस पैर को काटना ही डॉक्टर्स ने बेटर समझा। उसका पैर इतना सीवियरली इन्फेक्टेड था कि डॉक्टर्स को उसे सीवर करना पड़ा। उसका पैर इतना सीवियरली इंजर्ड था कि डॉक्टर्स को उसे सीवर करना पड़ा, यानी काटना पड़ा। अब जैसे देख रहे हो ना, इसका जो पाँव है ये वाला टांग प्रोस्थेटिक लेग लगी हुई है, क्योंकि टांग इसकी काटनी पड़ गई इन्फेक्शन के कारण, सीवर करनी पड़ गई। हाँ जी। द हंटर ड्रीव हिज बो बट ओनली मैनेज टू सीवर द पॉ ऑफ द वुल्फ बिफोर द वुल्फ रैन ऑफ। हंटर ने अपना तीर खींचा, लेकिन वो सिर्फ उसके पंजे को ही थोड़ा सीवर कर पाया, पंजे को ही थोड़ा काट पाया, बिफोर द वुल्फ रैन ऑफ, यानी वुल्फ भाग गया, तीर उसका निशाना वगैरह चुक गया, हल्का सा उसके पंजे पर ही वो लगा वुल्फ के भागने से पहले। एपथी, एपथी का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुनोगे एम्पथी, सिंपथी, एपथी। एम्पथी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के पेन को फील कर पाते हो, सबसे मैक्सिमम है इसमें एम्पथी। मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई और आपका भी भाई या बहन की डेथ हुई थी, आपके फादर की डेथ हुई थी, तो आप कह रहे हो कि आप एम्पथी फील कर रहे हो, यानी उसके दर्द को आप फील कर पा रहे हो कि कैसा फील होता है उस टाइम पे, तो वो ही एम्पथी। ठीक है। और एक होती है सिंपथी, यानी आप उस पेन को वो आपने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ आपको बुरा लग रहा है उसके लिए, आपको उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति है, तो ये हुई सिंपथी। और एक आपको फर्क ही ना पड़े, तो वो हो गई एपथी। ठीक है। 3 वर्ड हैं। फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस, डिससेटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट। बेसिकली यहाँ पे इसको इतना लंबा समझने की जरूरत नहीं है। जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या आप उस चीज़ को लेके एंथुजियास्टिक नहीं हो, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट हो आप उस चीज़ के लिए, बेस्ट वर्ड इसको दिखाने का है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको जब किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेमोनिक्स देखो, इसका बड़ा जबरदस्त बना है। एक पति के दर्द के लिए किसी के मन में कोई सिंपथी नहीं होती। जैसे अब मान लो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, जी मार कुटाई हुई है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है अभी आते हैं, एक बार बताना मतलब क्या नाम क्या है पीड़िता का? पीड़िता जी कोई लड़की नहीं है, ये तो पति को पीटा जा रहा है यहाँ। पति को पीटा? पति है क्या कोई पिटने वाला? फिर कोई बात नहीं, फिर नहीं आ रहे हम। तो एक पति के दर्द के लिए किसी के मन में कोई सिंपथी नहीं होती, कोई सिंपथी शो नहीं करता, सबके मन में बस एपथी होती है। एक पति जो बेचारा रोज पिटता हो, एक वीडियो भी पीछे वायरल हुई थी ना, वो कहती जी, वो बंदा इंटरव्यू रिपोर्टर पूछ रहा होता है ऐसे कि भाई घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण जी है दारू पी के जो मार कुटाई होती है, ये है वो, उस वजह से पूरा घर टूट गया। तो उस बंदे से रिपोर्टर कहता है जी फिर आप पीते क्यों इतनी? जी मैं नहीं पीता, मेरी बीवी पीती है और पी के मुझे पीटती है। तो एक पति के दर्द के लिए किसी के मन में कोई सिंपथी नहीं आती, सबके मन में एपथी आती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल हैव शोन सरप्राइजिंग एपथी टुवर्ड दीज इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स। पता नहीं लोग इतनी इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम के प्रति एपथी कैसे दिखा सकते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को। डिलीजेंट, इसका तो अब बहुत जगह आपने नेमोनिक्स पढ़ रखा होगा। दिल्ली की जनता बड़ी डिलीजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग होना, बहुत केयरफुल तरीके से किसी काम को करना, है ना। अब दिल्ली में आप देखोगे इतने बाहर के लोग आके वहाँ पे काम की तलाश में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, हर किसी को काम मिल जाता है ना। अब ये बाज़ारों में इतनी भीड़ है दुनिया जहान की, दिल्ली की जनता बड़ी कर्मठ है, बड़ी काम करने में बिलीव करती है, तो दिल्ली की जनता बड़ी ही डिलीजेंट है, बड़ी ही हार्ड वर्किंग है। आकाश इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु गोज अबव एंड बियॉन्ड टू अर्न ग्रेड्स एट स्कूल। आकाश बड़ा ही मेहनती स्टूडेंट है जो अपनी पूरी जी जान लगाता है अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। टेमिरिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट आई फील होते हो। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड। मान लो आपको बहुत कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत इंटेलिजेंट हो किसी सब्जेक्ट के अंदर,
टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आप उसको नीचा दिखाने के लिए जानबूझ के उससे ऐसे डाउट पूछ रहे हो, है ना, तो आप टिमिडिटी शो कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट जब आप होते हो किसी चीज़ को लेकर, जब आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो जाते हो और ऐसे बात करते हो कि सामने वाले को नीचा दिखाओ, तो आप टिमिडिटी शो कर रहे हो। ठीक है, अब इसका देखो फोटो और नेमोनिक्स से 500 में से 499 मार्क्स, इतने मार्क्स कैसे ला सकती हो तुम? ये करिए, माई मार्क्स आर माई मार्क्स एंड नन ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, तो अब इसकी मेरिट आ गई, अब इसकी मेरिट आ गई भैया, तो इसमें टिमिडिटी आ गई, इसमें घमंड आ गया, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब टीचर इससे बात कर रही हैं तो ये अपना घमंड में बात कर रही है। इसकी मेरिट आ गई, जब से इसकी मेरिट आई है इसमें टिमिडिटी आ गई। तेरी मेरिट आ गई ना, तभी तेरे में टिमिडिटी आ गई। तेरी मेरिट आ गई इसलिए तेरे में टिमिडिटी आ गई, तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, घमंड आ गया। अब तो किसी को समझती नहीं। He had timidity to call her teacher a liar या fool। उसके अंदर टिमिडिटी है, उसके अंदर ऐसी टिमिडिटी थी, बेसिकली उसने टिमिडिटी शो करी अपने टीचर को लायर कह के, झूठा कह के, बेवकूफ़ कह के, यानी कॉन्फिडेंस शो किया, ओवर कॉन्फिडेंस शो किया। वल्नरेबल, इसका मतलब क्या होता है? जिसको फिजिकली और मेंटली कुछ नुकसान हो सकता हो। जैसे होता ना, आपने सुना होगा बड़ी वनरेबल स्टेट के अंदर था। अब कोविड को लेके अगर आप बिना मास्क पहने जा रहे हो कोविड पेशेंट के साथ, आप वनरेबल हो कि कोविड आपको भी हो जाएगा। इसका कोई नेमोनिक्स बन नहीं पाया, वैसे इजी वर्ड है। ठीक है, वनरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए संभावित शिकार। जब मान लो आपकी बॉडी पहले से ही वीक है, आपकी बॉडी पहले से, जैसे मान लो किसी को वो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब उसके अंदर पहले ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कमज़ोर है। किसी को मान लो एड्स है और कोई बीमारी की चपेट में आने के बाद उसका सिस्टम कोलैप्स कर जाए, उसके लिए बहुत वनरेबल होता है वो। ठीक है, वनरेबल स्टेट में होना यानी ऐसी स्थिति में होना जब आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकती है, अटैक कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर कुड बी वनरेबल इन प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्लम्प। ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये बहुत वनरेबल हो सकता है, संभावित शिकार हो सकता है अगर बहुत लंबा इकोनॉमिक स्लम्प आया तो। इमर्स कर देना, इमर्स का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को किसी चीज़ में डुबो देना। इमर्स माने होता है डुबोना। टू पुट समथिंग और समवन कंप्लीटली अंडर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर डुबो देना, इमर्स कर देना, डुबो देना। अब ये बच्चे को जैसे तैरना सिखा रहा है, नहीं मान रहा, बार बार नहीं जाऊँगा, तो इसने इसको पकड़ के फेंक दिया, ऐसे डुबो दिया। ऐसे इमर्स मत करो यार, मर भी सकता है ये। ऐसे इमर्स मत करो, ऐसे मत डुबो, बेचारा मर भी सकता है। ऐसे इमर्स मत करो, बेचारा मर भी सकता है। ऐसे करके याद कर सकते हो। इमर्स के ना एक्चुअली दो तरीके से यूज होता है। एक तो ये डुबोने वाले मीनिंग में, इमर्स द फैब्रिक कंप्लीटली इन द डाई, ये जो फैब्रिक है इसको पूरी तरह डाई में डुबो दो, पूरी तरह से इमर्स कर दो। ठीक है, एक तो इस मीनिंग में। लेकिन ज़्यादा ये पता है जब आप किसी चीज़ में खो जाते हो ना, बिल्कुल किसी चीज़ के अंदर बिल्कुल खो जाते हो कि आपको आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखना ही बंद हो गया, महसूस ही होना बंद हो गया, तो आप उसमें पूरी तरह से इमर्स हो गए। शी इज़ इमर्स्ड इन ऑनेस्टी एंड सेइंग थिंग्स दैट रियली आर, वो पूरी तरह से डूबी। अगर मैं कहूँ शी इज़ इमर्स्ड इन द नॉवल, वो पूरी तरह से नॉवल में एंग्रॉस्ड है, पूरी तरह से नॉवल में इमर्स्ड है, पूरी तरह से खोई हुई है। वो वाले मीनिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ जी, रिस्प्लेंडेंट हैविंग अ वेरी ब्राइट और ब्यूटीफुल अपीयरेंस, किसी चीज़ बहुत ज़्यादा जो चमकदार होती है, बड़ी ब्राइट जिसकी अपीयरेंस होती है, अच्छी अपीयरेंस होती है। अब मान लो इसको बाइक लेनी थी, अब घर वाले कह रहे हैं स्प्लेंडर ले ले, ये भैया इसको केटीएम वेटीएम चाहिए थी, नहीं माने घर वाले, बेचारे को स्प्लेंडर ही दिला दी। ये कहाँ रुकने वाला था, देखो या मॉडिफिकेशन करा के लेके आया, काली स्प्लेंडर को ऑरेंज स्टिकर लगा लिए, ये लगा लिए, लाइटें वाइटें दूसरी करा ली भाई ने फुल। तो क्या करो, रे भाई तो स्प्लेंडर को भी रिस्प्लेंडेंट बनवा लाया, रे भाई तो स्प्लेंडर को भी रिस्प्लेंडेंट बनवा लाया, स्प्लेंडर को रे तू तो स्प्लेंडर को भी रिस्प्लेंडेंट बनवा लाया, यानी बड़ा ब्राइट चमकदार ब्यूटीफुल बनवा लाया। पीकॉक जो होता है, मोर जो होता है, बड़ा एक दिखावा करने वाला बर्ड होता है, और इसकी रिस्प्लेंडेंट प्लमेज होती है, जो इसके पंख वगैरह होते हैं बड़े चमकदार ब्राइट अलग अलग कलर के होते हैं। डिलाइट मतलब खुशी, प्लेजर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने से आने वाली खुशी। दिवाली के टाइम पे लाइट्स देख के बड़ा डिलाइट आता है, दिवाली के टाइम पे लाइट देख के बड़ा डिलाइट आता है।
दिवाली के टाइम पे लाइटें लगा के दियों की रोशनी देख के बड़ा डिलाइट आता है, बड़ी खुशी होती है। हाँ जी। द चिल्ड्रन sequeled in the delight when they saw all the presents under the Christmas tree, when they saw all the presents under the Christmas tree। वो जो बच्चे थे बड़े खुश हो गए जब उन्होंने क्रिसमस ट्री के नीचे प्रेजेंट्स देखे, गिफ्ट देखे। एब्जॉर्ब हो जाना, अभी था ना पीछे, इमर्स हो जाना, एंग्रोस हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे सोखना, ठीक है। एक तो गिविंग ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, ये निकला है एब्जॉर्ब से। जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे कोई रोशनी आई ऐसे टकरा के वापस चली गई तो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और इसके अंदर से पार हो गई तो ट्रांसमिट हो गई, और इसके बाहर नहीं निकली, इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको। जैसे वो नहीं होता स्पंज वगैरह पानी में डुबोते, पोचा ही लगा लो यार, पानी खिंड गया, पोचा उस पर बिछा दिया, पोचे ने उस पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब का एक मीनिंग तो ये वाला है, लेकिन ज़्यादातर ये उस मीनिंग में यूज़ होता है जैसे वो काम में बिल्कुल एब्जॉर्ब हुआ था, बिल्कुल पूरी तरह से उसमें घुसा हुआ था, एंग्रोस हुआ था, इमर्स हुआ था। ही वॉज एब्जॉर्ब इन हिज वर्क एंड डिडंट हियर मी कम इन। वो अपने काम में बिल्कुल एब्जॉर्ब हुआ था, खोआ हुआ था, और उसने सुना ही नहीं मैं जब आया। जीनियल, जीनियल का मतलब है एक्सट्रीमली नाइस एंड हैप्पी, बहुत ज़्यादा अच्छा, खुश, फ्रेंडली नेचर का पर्सन या वेदर वगैरह के लिए लगता है ना। जीनियल लोगों के साथ बड़ा जी लगता है यार, जीनियल लोगों के साथ ही जी लगता है। जो बड़े खुश मिजाज, बड़े हैप्पी, बड़े काइंड, बड़े फ्रेंडली टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जी लगता है यार, है ना। अब जैसे आप जब भी देखोगे जेनेलिया और रितेश देशमुख को, इनकी वाइब बड़ी ना चीयरफुल सी है, अच्छी सी है, दोनों बड़े जीनियल से लगते हैं। जेनेलिया डिसूजा बड़ी जीनियल है, जेनेलिया डिसूजा बड़ी जीनियल है, ऐसे करके याद कर सकते हो यार। जीनियल लोगों के साथ ही भैया पार्टी वार्टी करने में, घूमने फिरने में जी लगता है, जीनियल लोगों के साथ ही जी लगता है। बॉब वॉज ऑलवेज जीनियल एंड वेलकमिंग, बॉब हमेशा जीनियल और वेलकमिंग था। जार्गन, स्पेशल वर्ड्स, कोई ऐसे खास चुनिंदा वर्ड जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर ही बोले जाते हैं, उनको बोलते हैं जार्गन। कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेज जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा बोले जाते हैं, किसी खास करके कोई काम से रिलेटेड, है ना। जैसे होता ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल फील्ड के कुछ गहन वर्ड, साइंटिफिक फील्ड के कुछ गहन वर्ड्स, ग्रामर के जैसे होता ना अलग अलग इंटरजेक्शन, ये वो डैंगलिंग फ्रेज, ऐसे ये क्या है, ये ग्रामर के जार्गन्स हैं, ठीक है। अब इसको देखो भाई, ये पूछ रहा क्या चाहिए, नीड रैम एंड HDD फॉर URL फॉर माई IP बट नॉट श्योर HTML इज HTTPS और ये। अब भाई इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसने अपनी फील्ड के जार्गन फेंक दिए, इसने अपनी फील्ड के जार्गन मारे। क्या नेमोनिक्स है इसका, अगर तू ये जार्गन यूज करेगा ना, अगर तू ये जार्गन यूज करेगा ना, तो ये 4 जन ही समझ पाएंगे जो तेरे साथ काम करते हैं, हमें तो कुछ नहीं आएगा समझ। अगर तुम ऐसे जार्गन यूज करोगे तो 4 जन ही समझ पाएंगे तेरी बात को, हम तो नहीं समझ पाएंगे। जार्गन यूज करोगे तो तुम 4 जन ही समझ पाओगे, जो तुम्हारे साथ के ना, तुम 4 जन ही समझ पाओगे, और तो कोई ना समझ पाएगा। इफ यू इंक्लूड लीगल जार्गन इन द आर्टिकल ओनली लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इस आर्टिकल में लीगल जार्गन डाल दोगे, लीगल यूज होने वाले डिफिकल्ट वर्ड डाल दोगे, तो लॉयर वगैरह ही समझ पाएंगे, सब तो ना समझ पाएंगे। फियर्स, फियर्स का मतलब क्या होता है, फिजिकली वायलेंट एंड फ्राइटनिंग। कोई चीज जैसे फियर्स फाइट हुई, उनकी बड़ी भयंकर फाइट हुई, फियर्स कंपटीशन, बड़ा कट्टर कंपटीशन। उनकी फायर जैसी फियर्स फाइट, बिल्कुल आग जैसी, जैसे आग होती ना बड़ी भयंकर भीषण, उनकी फायर जैसी फियर्स फाइट, ऐसे याद कर सकते हो। या उनकी फियर्स फाइट को देखकर बच्चों के मन में फियर आया, इतनी इतनी भयंकर वो लड़ाई थी कि बच्चों के मन में फियर आ गया, डर आ गया। दोनों तरीके से नेमोनिक्स बना सकते हो। उनकी फायर जैसी फियर्स फाइट हुई, या उनकी फायर जैसी फियर्स फाइट को देखकर बच्चों के मन में फियर आ गया, नहीं बड़ी खूंखार लड़ाई हुई, मुक्के हाथ पैर चल गए बिल्कुल। 2 men were shot during the fierce fighting last weekend। 2 आदमियों को गोली मार दी गई वो जो फियर्स फाइटिंग हुई उसमें। मिज़anthropic, इसको रूट वर्ड से याद कराते हैं। मिस मतलब होता हेट, एंथ्रोप मतलब होता मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो। मिज़anthrope एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी से घुलना मिलना, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, जो चाहता है वह नाश ही हो जाए सारी दुनिया का,
ऐसे टाइप का प्रवृत्ति हो, जो दूसरों को पसंद ना करे, दूसरों का नुकसान चाहता हो। अब ये नॉर्थ कोरिया वाला है ही, सारी दुनिया को पता है ना, इसका बस चले पूरे अमेरिका पे हर जगह मिसाइल फेंक दे भाई। कमल हैज सिनिकल मिज़anthropic आउटलुक ऑन ह्यूमन बिहेवियर। कमल ना हमेशा दूसरों पर संदेह करता है और मिज़anthrope टाइप का है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, हमेशा दूसरों का नुकसान ही चाहने वाला टाइप का एटीट्यूड है इस बंदे का। चीयर्ड, चीयर्ड चीयर से है बेसिकली, चीयर की सेकंड फॉर्म है चीयर, चीयर्ड, चीयर्ड, चीयर करना। अगर आप किसी के लिए चीयर करते हो, चिल्लाते हो, चीयर को चिल्लाने से याद कर लो, है ना। अब जैसे मैच वैच देखने जाते हैं तो चीयर करते हैं, इंडिया इंडिया ऐसे। अब ये क्या है, चीयर करना। टू गिव लाउड सपोर्ट ऑफ अप्रूवल एनकरेजमेंट, जब आप अपनी पसंद की टीम प्लेयर के लिए लाउड सपोर्ट दिखाते हो, एनकरेजमेंट दिखाते हो, तो आप उसके लिए चीयर करते हो। एवरीवन चीयर्ड एज द विनर रिसीव्ड द मेडल्स, जब विनर्स को मेडल मिल रहे थे तो हर कोई चीयर कर रहा था। चीयर लीडर वहाँ से याद कर सकते हो, है ना। चीयर लीडर क्या करती हैं, जैसे चौका छक्का लगता है तो ऐसे डांस वांस करके दिखाती हैं, चीयर करती हैं, सामने वाले को बूस्ट करती हैं। मिटिगेट करना, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड समथिंग इज, किसी बुरी चीज़ को के इफेक्ट को कम करना। कोई चीज़ बहुत बुरी है, डेंजरस है, परेशान करने वाली है, दर्द वगैरह है, उसको कम करना, उसको मिटिगेट करना। किसी बुरी चीज़ के प्रभाव को कम करना, मिटिगेट करना। ठीक है, अब देखो इसका नेमोनिक्स भी ज़बरदस्त है। अब बाढ़ आ गई भाई, बाढ़ से बचने के लिए इसने क्या किया, देखो मिट्टी बिछा दी, यहाँ पे मिट्टी लगा दी इधर, ठीक है, ताकि बाढ़ का पानी इसके घर पे ना आ जाए, इसका घर डैमेज ना हो जाए। मिट्टी डाल दो गेट के आगे, फ्लड के डेंजर को मिटिगेट करने के लिए। मिट्टी डाल दो गेट के आगे, मिट्टी डाल दो गेट के आगे, फ्लड से होने वाले डैमेज को मिटिगेट करने के लिए। फ्लड से होने वाले, फ्लड का जो डैमेज है, फ्लड से होने वाले डैमेज को मिटिगेट करने के लिए, फ्लड से होने वाला जो नुकसान है उसको कम करने के लिए गेट के आगे मिट्टी डाल दो। There has been no significant increase in funding। कई बार तो नेमोनिक्स ऐसे दिमाग में आते हैं, इसका पता है क्या है, मान लो आपके घर के आगे कुत्ते ने पॉटी कर दी, अब उसमें से बदबू आ रही दुनिया जहान की, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि भैया इस पे मिट्टी डाल दो ताकि इससे आने वाली बदबू को मिटिगेट किया जा सके। तो आप ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही नेमोनिक्स बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो यार, थोड़ा सा क्रिएटिवली हल्का सा सोचना और आप नेमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। There has been no significant increase in the funding for flood mitigation work। कोई भैया प्रॉमिस तो करा था नेताओं ने कि ज़्यादा फंड देंगे, ये जो फ्लड से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट है इनके मिटिगेशन वर्क पे, जो उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो राहत राशि वगैरह देना है, जो रिकंस्ट्रक्शन काम के लिए पैसा देना है, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया, वो उतना ही है, कोई खास उसमें इंक्रीज़ आया नहीं। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है एन एक्शन दैट ब्रेक्स लॉ और रूल, कोई ऐसा एक्शन, कानून को तोड़ना, लॉ को तोड़ना, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन करना। अब ये पुलिस वाले को इसने कूट दिया तो ट्रांसग्रेशन कर रहा है, अग्रेशन में आके ट्रांसग्रेशन कर गया। कई बार हम अग्रेशन में आके, गुस्से में आके लॉ तोड़ देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अग्रेशन में आकर ट्रांसग्रेशन कर गया, कई बार हम अग्रेशन में आकर ट्रांसग्रेशन कर देते हैं, अग्रेशन में आकर ट्रांसग्रेशन हो जाता है। हु इज सपोज टू हैव कमिटेड दिस ट्रांसग्रेशन, क्या लगता है किसने किया होगा ये ट्रांसग्रेशन, यानी किसने इस लॉ को तोड़ा होगा। कॉम्प्रीहेंसिव, कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जब आप कहते हो ना भैया कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है ये, यानी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एक कॉम्प्रीहेंसिव ब्यौरा है उस चीज़ का, यानी इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। अब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हो तो एक तो पैसेज होता है, ये क्लोज टेस्ट पैराजम्बल, ये भी तो एक टाइप के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है। अगर आप चाहते हो कि आपसे पोर्शन हो पाए तो आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट में ग्रामर वगैरह भी यूज़ होती है, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रीहेंसिव पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश पर, यानी कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ रखा होना चाहिए आपने इंग्लिश को।
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, सारे पोर्शन की लैंग्वेज, सारे पोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर भी, वोकैब भी, रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पोर्शन को करना चाहते हो ना, तो कॉम्प्रीहेंसिवली इंग्लिश पढ़नी चाहिए, पूरी डिटेल्ड इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। वी ऑफर यू कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस के एस्पेक्ट होते हैं उसको लेके हम कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, यानी बिल्कुल डिटेल ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ आपको कराते हैं। क्रूकेड, क्रूकेड का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन हैविंग मैनी बेंड्स, मुड़ा हुआ। क्रूकेड मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये ना जो भेड़ वेड़ चराने वाले थे ना, उनकी ऐसी छड़ी रखते थे, इसको क्रुक बोलते हैं। इस छड़ी का नाम होता है क्रुक, और ये ऊपर से ऐसे घूमी हुई होती है ऐसे, ठीक है। इसीलिए क्रुक वर्ड का मतलब होता है घूमा हुआ, मुड़ा हुआ। आपने एक ईडियम भी सुना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, या तो हुक से नहीं तो क्रुक से, ठीक है। यानी उसमें फंसा के, जैसे भी आप इस काम को करो, या तो हुक से करो या क्रुक से करो, मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। तो क्रुक माने होता मुड़ा हुआ। और ये किसी पर्सन को अगर आप क्रुक बोल दो, ये तो चलो किसी रास्ते वस्ते को अगर क्रूकेट बोल रहे हो तो यानी मुड़ा हुआ, किसी पर्सन को क्रुक बोल दो तो यानी सीधा आदमी नहीं है, ये ऐसा आदमी है जो मतलब पैसा वैसा कमाने के लिए किसी को धोखाधड़ी भी कर सकता है। आपने इमरान हाशमी की मूवी भी देखी होगी क्रुक, उसमें सट्टे वट्टे लगाता होता है ना, यानी जो डिसेंट आदमी ना हो, जो सीधे रास्ते पे चलने वाला शरीफ आदमी ना हो, उसके लिए भी क्रुक वर्ड यूज होता है, डिसऑनेस्ट के लिए। कर्व्ड हुक, क्रुक को कैसे याद करोगे? कर्व्ड हुक। क्रुक को कैसे याद करोगे? हुक से याद कर लो, हुक जनरली ऐसे मुड़ा हुआ ही होता है, हुक क्रुक हुक, क्रुक हुक, ऐसे याद कर लो। यू हैव टू ड्राइव स्लोली ऑन दिस क्रूकेड कंट्री रोड्स, ये जो मुड़े हुए कंट्री रोड्स है ना, मुड़े हुए गांव देहात के मोड़ हैं, इन पे आपको बड़ा सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। अर्नेस्टली, इन अ सीरियस और डिटरमिन्ड वे, ऑफन विदाउट ह्यूमर। बट जब आप किसी कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, मैं अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने अर्नेस्ट एफर्ट्स करूंगा जी, अपना मैक्सिमम, पूरा सीरियस मैनर में किसी काम को करना। इसका कोई नेमोनिक्स बन नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है सुन रखा होगा आपने, नहीं तो एक बार मैं बोल लूँगा, याद हो जाएगा। मैं जी आपसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी बहुत सीरियस रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, मैं अपने अर्नेस्ट एफर्ट डालूंगा भाई, मैं पूरी अपनी अर्नेस्ट ट्राई करूँगा, अर्नेस्ट कोशिश करूँगा, या अपनी सीरियस ट्राई दूंगा, पूरा मैक्सिमम ट्राई दूंगा। अब ये क्या कर रही है? इससे देखो, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रही है, अपनी मैक्सिमम रिक्वेस्ट कर रही है, घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये कह रही है कि मैं आपसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी लास्ट गलती है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं काम ठीक कर दूँगी। ही होप्स स्कूल ऑफिशियल्स विल कंटिन्यू टू वर्क अर्नेस्टली टू एंश्योर द राइट्स ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टूडेंट। वो उम्मीद करता है कि जो स्कूल के ऑफिशियल हैं ये अर्नेस्टली काम करेंगे ताकि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के राइट को सेफ गार्ड किया जा सके। एनरवेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन फील वीक और विदाउट एनर्जी, किसी की एनर्जी को खींच लेना। एनरवेट का मतलब होता है बेसिकली किसी को वीक फील कराना, किसी को कमज़ोर कर देना, किसी को एनरवेट कर देना। कैसे याद करोगे? अगर तुम नेवर एट, अगर तुम कभी खाओगे नहीं तो एनरवेट फील करोगे। अगर तुम इफ़ यू नेवर एट, जैसे बच्चा है सब्जी रखती नहीं, कोई चीज़ कह दो नहीं, खाएगा ही नहीं, हार्ड निकल रहा है बिल्कुल। अगर तुम इफ़ यू नेवर एट, अगर कभी खाओगे नहीं तो एनरवेट फील करोगे, कमज़ोर फील करोगे, ऐसे फील होगा जैसे एनर्जी चूस ली गई है। द हॉट सन एनरवेटेड द लेबर टू द एक्सटेंट दैट दे कोलैप्स्ड। उस मजदूर को उस गर्मी ने इतना एनर्वेट कर दिया, उसके अंदर से एनर्जी को ऐसे चूस लिया जैसे वो बेहोश हो, इतना चूस लिया कि वो बेहोश होकर गिर गया। किसी को कमज़ोर फील कराना। अगर कोई एट नहीं करेगा, अगर कोई खाएगा नहीं तो एनरवेट हो जाएगा, उसकी शक्ति चली जाएगी, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। एग्जीवरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत एनर्जेटिक फील करना, बहुत खुश फील करना, किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड फील करना। एग्जीवरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होना, खुश होना, एनर्जेटिक फील करना। इसका नेमोनिक्स बड़ा गजब बनाया, देखो पोएम टाइप है। मेरी एक्स जाना चाहती थी फ्रेंड्स, मेरी एक्स कहती थी मैं जाऊंगी फ्रेंड्स। कल मैंने उसको देखा ऊबर वाले के साथ करते हुए रोमांस। इस चीज़ को देखकर मुझे हुआ बड़ा एग्जीवरेंस। मुझे छोड़ के गई थी, कह रही थी
मैं तो फ्रांस जाऊंगी सेटल होने, एनआरआई के साथ ब्याह होगा मेरा तो है। मुझे कहती थी मैं जाऊंगी फ्रांस, कल मैंने उसको देखा उबर वाले के साथ करते रोमांस। तो इस चीज को देखकर मुझे तो बड़ा फील हुआ, एक्सुबरेंस। चलो जी आ जाओ। वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज अर एक्सुबरेंस एंड जस्ट फॉर लाइफ। जो चीज़ उसको बिल्कुल स्टैंड आउट करती, बिल्कुल उसको हट के दिखाती है, वो है उसकी एक्सुबरेंस और उसका जस्ट फॉर लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना जुडिशियस। जज से याद कर सकते हो इसको, है ना यार, सही जजमेंट करना, तुम थोड़ा सोच समझ के जज करना यार, प्रॉपर जज करके डिसीजन लेना यार। हैविंग और शोइंग रीजन, रीजन का मतलब यहाँ पे कारण वाला नहीं है, रीजन का मतलब जैसे रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग के लिए बात हो रही है कि जो लॉजिकल रीजनिंग को दिखाए। गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, जब आप डिसीजन लेने में प्रॉपर लॉजिक का यूज़ करते हो, बजाय कैसे तुक्के से कुछ भी लेना ना, बड़ा जल्दी मचा के लेना, सोच समझ के जब आप सही डिसीजन लेते हो तो आप जुडिशियस होते हो, मतलब ठीक है। अच्छा, अच्छी जजमेंट शो करना, जुडिशियस जजमेंट, जुडिशियस जजमेंट, अच्छा डिसीजन लेना। अब जैसे आपको कॉलेज वॉलेज में कह रहा है, अरे क्या ही होता है भाई, लगा ले दो दो घूंट, नहीं भाई, शुरू ही नहीं करनी मुझे ऐसी कोई चीज़। खास करके सिगरेट वगैरह के लिए, मतलब बहुत रेयर ही मैंने लोग देखे हैं जो पीना शुरू करते हैं और छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो ना ही शुरू करा जाए तो ज़्यादा अच्छा, जुडिशियस चीज़ है। वी शुड मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, जो हमारे को रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें मैं जुडिशियस, उनको उनके यूज़ में जुडिशियस डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के उनको यूज़ करना चाहिए। एक्सटॉल, किसी की बड़ी तारीफ करना, टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये शायद आपने ये मूवी देखी हो, मेरी पत्नी और वो, इसमें राजपाल यादव होता है, इसकी वाइफ से हाइट कम होती है और साथ में के मेनन उसकी हाइट 6 फीट से पार है, तो हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है, वो बहुत अच्छा गाता है, देखो वो ऐसा है वो ऐसा है। तो वो हमेशा एक्स्ट्रा टॉल लोगों की एक्सटॉल करती रहती थी। एक्स्ट्रा टॉल जो लोग होते हैं वो हमेशा उनकी एक्सटॉल करती थी, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की हमेशा एक्सटॉल करती थी, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की हमेशा एक्सटॉल करती थी, ठीक है। हिज बुक एक्सटॉलिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म सोल्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, वेजिटेरियन होने के जो फायदे उसने गिनाए उसकी किताब में, उसकी हज़ारों कॉपी बिकी। एक्सटॉल मतलब किसी की बड़ी तारीफ करना, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की वो तारीफ करती थी, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की वो तारीफ करती थी, हमेशा टॉल लोगों की तारीफ करती। मेरी एक्स जो थी ना, हमेशा टॉल लोगों की एक्सटॉल करती रहती थी, तारीफ करती रहती थी, इसलिए तो अब एक्स हो गई, अब नहीं बात करता मैं उससे, तो टॉल के साथ रहे, हम शॉर्ट से काम चलाएंगे। आइए ज़रा, जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है, काम, काइंड, सॉफ्ट। जेंटल का मतलब क्या, काम, काइंड, सॉफ्ट। जेंटलमैन, जिसका बिहेवियर, नेचर, बात करने का तरीका बड़ा जेंटल होता है, काम, काइंड, सॉफ्ट होता है। जेंटलमैन लोगों का बिहेवियर जेंटल होता है। अब देख रहे हो शाहरुख खान जैसे ही तब्बू को बैठना था, उसने कुर्सी उसके लिए पीछे कर दी हुई आराम से, उसको जैसे गेट खोल दिया गाड़ी का, ये वो, तो जेंटलमैन एटीट्यूड के अंदर में आता है। तो जेंटलमैन लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, जेंटल होता है। इन रियलिटी माई फादर वन ऑफ द काइंडेस्ट एंड जेंटलेस्ट मैन यू वुड एवर होप टू मीट, मेरे पिताजी काइंडलेस और जेंटल, मतलब काइंडेस्ट और जेंटलेस्ट मैन में से एक है। कमिटमेंट से आपको पता ही होगा, अगर आप किसी चीज़ को लेके कमिटेड होते हो, नहीं होता जैसे जी मैं तो कमिटेड हूँ, है ना, लड़कियाँ बोलती थी कि मैं तो कमिटेड हूँ, लड़के बोलते मैं तो कमिटेड हूँ। लॉयल होना, विलिंग होना किसी को अपना टाइम, एनर्जी और चीज़ देने के लिए कि मैं उस चीज़ को लेकर कमिटेड हूँ। मूवी भी देखी होगी आपने, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वी आर कमिटेड टू विड्रॉइंग आर ट्रूप्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने पर हम कमिटेड हैं कि भैया हम वादा करते हैं कि अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे, अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है ऐसी कोई अनप्लीजेंट डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे, ऐसी कोई कठिन परिस्थिति जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो। नेमोनिक्स, अब देखो ये बेसिकली बुड्ढा क्या है, ये आ रहा था, इसने ध्यान नहीं दिया और ये सीमेंट का काम चला था, रोड बना था, उसमें पैर धस गए इसके, बहुत होता ना ऐसे अंदर ही धसते चले जाते हो, तो पैर धस गए सीमेंट में। प्रेडिकामेंट, ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर आना मुश्किल हो, पैर धस गए सीमेंट में। प्रेडिकामेंट, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर आना मुश्किल हो,
पैर धंस गए सीमेंट में, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर आना मुश्किल। शी इज होपिंग टू गेट अ लोन फ्रॉम हर बैंक टू हेल्प हर गेट आउट ऑफ फाइनेंशियल प्रेडिकामेंट। वो उम्मीद करी कि बैंक से कोई लोन मिल जाए जिससे ये जो इसकी फाइनेंशियल प्रेडिकामेंट आई हुई है, फाइनेंशियल डिफिकल्ट सिचुएशन आई हुई है, इससे उभर पाए। एक्सटिंक्ट हो जाना है तो सबने सुन रखा है, ऐसी चीज़ जो अब लुप्त हो गई है ना, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये एक्चुअली यहाँ पे ना वो लिख दिया, इसमें एग्जाम्पल लिख दिया इसका। एक्सटिंक्ट मतलब जो चीज़ विलुप्त हो गई, जो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्टिंग। एक्सटिंक्ट का यहाँ पर मतलब है नॉट एग्जिस्टिंग, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। नेमोनिक्स, ये चीज़ तो भाई अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका तो तिनका भी नहीं बचा। एक्सटिंक्ट हो गई, इसका तो तिनका भी नहीं बचा। एक्सटिंक्ट हो गई, इसका तो तिनका भी नहीं बचा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गए। मैमथ, डायनासोर, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। देयर इज कंसर्न दैट जायंट पैंडा विल सून बिकम एक्सटिंक्ट। कंसर्न है कि ये जो जायंट पांडा है ये जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ओडेसिटी, करेज एंड कॉन्फिडेंस अ काइंड ऑफ अदर पीपल फाइंड शॉकिंग और रूड। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप ओवर कॉन्फिडेंट टाइप आप नेचर शो करते हो जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि आप रूड हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो आप। इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे होता ना, ऑडेसिटी का मतलब बेसिकली बहादुरी होता है। वैसे तो ऑडेसिटी का मतलब बहादुरी होता है, लेकिन ओवर बहादुरी कहने का मतलब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि उस सिचुएशन में आप उस वैसा कुछ करो और आप ओवर हो जाते हो, उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। जैसे होता ना, मान लो आपने टीचर को उठ के कुछ कह दिया तो ये ऑडेसिटी होगी, आपने पेरेंट्स के खिलाफ कुछ बोल दिया तो ऑडेसिटी होगी। करेज और कॉन्फिडेंस, एक इस प्रकार का करेज और कॉन्फिडेंस जो सामने वालों को ऐसा फील करा सकता है जिससे सामने वाले एकदम चकित रह जाएं और रूड लगे उनको कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। अब जैसे कुछ बोल रही है एकदम से इस छोरी ने टॉक टू माई हैंड, तो ये क्या है, ऑडेसिटी है इसकी। इसने अपनी माँ के मुंह के सामने ऐसे हाथ अड़ा दिया, ऐसे हाथ अड़ा दिया, इसने अपनी माँ के आगे हाथ अड़ा के ऑडेसिटी दिखाई, ये कर सकते हो। अच्छा, सिटी के जो बच्चे होते हैं ना अक्सर थोड़े अड़ियल होते हैं, सिटी के अड़ियल बच्चे ऑडेसिटी दिखाते हैं। सिटी के अड़ियल बच्चे अपने माँ बाप के सामने ऑडेसिटी दिखाते हैं। द बॉक्सर शोड ऑडेसिटी बाय अग्रीइंग टू फाइट द चैंपियन। बॉक्सर ने ऑडेसिटी दिखाई, चैंपियन जो अभी एक बॉक्सर है ये कह रहा है मैं तो चैंपियन से फाइट करके दिखाऊंगा, तो उसने ऑडेसिटी दिखाई, बहादुरी दिखाई। ऐसी कोई बहादुरी, ऐसी कोई करेज, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा हैरान कर दे या सामने वाले को रूड लगे, बुरा लगे। ग्लोरीफाई करना, अगर आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हो तो आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, ऑनर करते हो, है ना। भगवान को या किसी पर्सन को अगर आप किसी चीज़ को आप ग्लोरीफाई करते हो तो बेसिकली आप उस चीज़ की बहुत प्रशंसा करते हो। आप एक्सटॉल था ना, जैसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। अब ये क्या करते हैं, ये जो फेयरनेस क्रीम वाले होते हैं क्या करेंगे, थोड़ा तो टैनिंग कर देंगे एक साइड। ये ऑलरेडी गोरी होती है लड़की जो ऐड में आती है, अब वो यामी गौतम को कहीं से काली है किसी भी एंगल से, वो एक साइड जानबूझ के काला कर देंगे और दूसरी साइड पर ज़्यादा लाइट मार के फोटो खींच के और कहेंगे देखो हमारी क्रीम लगा के हो गई गोरी है। तो फेस पे लाइट डाल के ग्लो कर देते हैं, फेस पे लाइट डाल के ग्लो कर देंगे और फिर ग्लोरीफाई करेंगे कि हमारी क्रीम लगाने से गोरे हो गए। ठीक, तो जानबूझ के नकली ग्लो दिखाकर ग्लोरीफाई करते हैं, नकली ग्लो दिखाकर चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हो, ग्लो माने होता है चमक, है ना। अगर आप किसी चीज, चमक कैसे आए कि चीज़ में, जब आप उस पर प्रकाश डालोगे, लाइट डालोगे, उसको हाईलाइट करोगे। अगर आप किसी चीज़ पर प्रकाश डाल रहे हो यानी प्रेज कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो उसको, तो आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। ठीक है। अ स्टैचू वॉज इरेक्टेड टू ग्लोरीफाई कंट्रीज नेशनल हीरोज। एक स्टैचू बनाया गया, जैसे जैसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया गया है ना, तो बेसिकली उनके काम को जो उन्होंने देश के लिए किया उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। मॉर्टल, मॉर्टल इमॉर्टल आपने सुना होगा, मॉर्टल जो अंत में मर जाएगा। हर जीव जंतु इस ब्रह्मांड में जो है सबके सब मॉर्टल है। इमॉर्टल जो कभी ना मरे, भगवान के लिए यूज होता जनरली, है ना, कि भगवान इमॉर्टल है। दोज हु विल डाई, उनको क्या बोलते हैं, मॉर्टल। इन मैन आज नहीं तो कल मर जाएगा, मॉर्टल आज नहीं तो कल, मर जाएगा आज नहीं तो कल, मॉर्टल मर जाएगा आज नहीं तो कल, इमॉर्टल जो ना मरे।
अब इंसान बच्चे से लेकर अंत में कहाँ है, मरना ही है सबको। When Bella became a vampire, she lost mortal attribute and was able to live forever. जब बेला जो वेम्पायर बन गई थी ना, तो वो जो मॉर्टल उसका भी मरने की जो उसके एट्रीब्यूट थी वो सब खत्म हो गए और वो हमेशा जिंदा रह सकती थी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, फिल्मों में ही होता है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या है? नॉट लार्ज इन साइज और अमाउंट, नॉट एक्सपेंसिव। मॉडेस्ट मतलब होता है बीच से का, बहुत ज़्यादा ना हो। मॉडेस्ट किसी भी चीज़ के लिए लग जाता है। देखो अगर मैं कहूँ इस गाड़ी का प्राइस मॉडेस्ट है, तो यानी ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास गायों की संख्या जो है मॉडेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सी, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम सा आप कह सकते हो। और अगर कोई पर्सन मॉडेस्ट है तो वो क्या है, वो ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करता, भले ही वो अंदर से कितना अमीर हो, कितना नॉलेज वाला हो, ज़्यादा अपना दिखावा नहीं करता, मॉडेस्ट सा रहता है, हम्बल सा रहता है, ठीक है। अब ये फोटो अपने आप में देखो कितनी बड़ी है कि रियल में इतना है, लेकिन अपने आप को दिखाता ये इतना ही है कि आप अंदर से बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, अंदर से बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते, आप अपने आप को हम्बल ही रखते हो, नीचा ही दिखाते हो, ज़्यादा किसी का आगे फेंकते नहीं हो। तो आपका नेचर कैसा है? मॉडेस्ट है। शो ऑफ ना करके अपने आप को मीडियम सा दिखाना। जैसे वो पूछते हैं ना, अच्छा कितना कमा लेते हो, एक तो फेंकने लग जाऊं मैं तो इतने लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और दूसरा आदमी कहे जी घर चल जाता है, बस ठीक ठाक है जी सब, है ना। तो अब आप अपने आप को मीडियम सा दिखाते हो, तो आप मॉडेस्ट हो गए, ठीक। मॉडेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक सा। इज मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंस। उसका जो मॉडेस्ट एटीट्यूड था ना, उसी से सारा फर्क आया। सस्टेनेबल, जिस चीज़ को सस्टेन किया जा सके, जिस चीज़ को लंबे समय तक चलाया जा सके। सस्टेन करने का मतलब होता है चलता रहना। किस चीज़ को सस्टेन कर सकते हो तो लंबे समय तक वो चीज़ चलती रहे। एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नेमोनिक्स क्या है? जिसको लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके वो सस्टेनेबल। आपने वर्ड बहुत सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपने को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी तो करना। अगर अपन सिर्फ बिल्डिंगें बनाना, इंडस्ट्री लगाने सोचेंगे तो धरती खत्म हो जाएगी। तो दोनों काम होने चाहिए। हम प्रोग्रेस भी नहीं रोक सकते, तो इंडस्ट्री ये सब भी चाहिए। लोग जितने पैदा हो चुके हैं, लोग ये आगे होंगे, उनका पेट भी तो भरना है। तो भैया, तो खेती भी चलेगी, इंडस्ट्री भी लगेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन साइड बाय साइड आपको पेड़ भी लगाने हैं, आपको नेचर के बारे में सोचना है। तो डेवलपमेंट ऐसी करिए जो सस्टेनेबल हो, जिसे सस्टेन किया जा सके, जिसे लंबा चलाया जा सके। कि इंडस्ट्री वगैरह भी लगाइए, लेकिन साथ में फिर पेड़ भी लगाइए। दैट सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम डाइट इज नॉट सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब सोच रहा वेट लूज कर दूं, डाइटिंग कर दूं, दिन की 1 रोटी खाऊंगा बस, या खाऊंगा ही नहीं 4 दिन खाना, तो इस प्रकार की एक्सट्रीम डाइट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाओगे, 4 दिन में हार मान जाओगे। प्रेडिटर्स, आपने सुना होगा। प्रेडिटर्स किनको कहते हैं? जो शिकार करके खाते हैं, है ना। एन एनिमल दैट हंट्स, किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल। एक ऐसा एनिमल जो हंट करता है, शिकार करता है और मारता है और फिर खाता है। आप इसको नेमोनिक कैसे करेंगे? प्रे माने होता है शिकार। जो प्रे को हंट करके, जो प्रे को खाकर डकार मारते हैं, प्रेडिटर। जो प्रे को, अपने शिकार को खा के डकार मारते हैं, प्रेडिटर। प्रे को खा के डकार मार देते हैं, प्रेडिटर। प्रे को खा के डकार मारते हैं, प्रेडिटर। द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इज कंट्रोल्ड बाय नेचुरल प्रेडेटर्स। रैबिट्स जो होते हैं वो जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने के लिए। रैबिट जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत जल्दी। तो उनकी जो संख्या है उसको जो नेचुरल, ये शेर, चीते और ये सब बाघ जो है, ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। नेचुरल प्रेडेटर जो हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। फ्रेजाइल, जो बहुत जल्दी टूट जाए। ब्रेकेबल, जो बड़ी आसानी से टूट जाए। इसका नेमोनिक्स देखो। ये आप जो नेमोनिक्स देख रहे हो ना, आप नोटिस करोगे ये आपको किसी वेबसाइट पे, किसी किताब पे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे यहाँ की उपज है। मैंने ही बैठ के ये सारे के सारे नेमोनिक्स और फोटो छांटी हैं। जो इसीलिए वोकैब ये वाली क्लास बनने में ना यार टाइम और एफर्ट भी बहुत लगते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर मुझे सिर्फ ये लिख के दे सकते हैं, फ्रेजाइल लिख दिया, ये लिख दिया, है ना, एंटोनिम सिनोनिम दो, गूगल से देख के लिख दिए। ये नेमोनिक्स और फोटो जितनी आप इस मेरी वोकैब की क्लासेस के अंदर देखेंगे, सारी की सारी मेरी खुद की लगाई हुई मिलेंगी आपको। देखो यार, अब
ये मैं सोच रहा, मैं अपनी तारीफ में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम करो तो फिर ऐसा करो कि कोई टक्कर ना हो। ठीक है, वो कैब पढ़ें तो फिर ऐसी पढ़ें कि भैया वर्ड अगर दिखा दिया ना एक बार तो फिर वो याद रहेगा, ना उसके कोई नोट्स बनेंगे, उसके कोई आपको अलग से कॉपी वॉपी में बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है। खाली आपने ये वीडियो देख ली, पीडीएफ से 2 बार रिवाइज कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, देखिए जरा, फ्रिज के पीछे की जाली बड़ी फ्रिजाइल होती है। आपने फ्रिज देखा होगा, आजकल तो जाली भी अंदर ही आती है, आजकल तो नहीं आती है। पुराने जो अपने फ्रिज होते हैं ऐसे फ्रिज जरूर देखे होंगे, पीछे ऐसी जाली सी होती थी, है ना। इसी के अंदर से वो लिक्विड फ्लो करता है, बेसिकली कंप्रेसर यहाँ पे लगा होता है, लिक्विड फ्लो करता है, ठंडा करता है ऐसे। ये बड़ी ना डेलिकेट सी जाली होती है। पूरे फ्रिज की बॉडी लोहे की है, बाकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जाली बड़ी डेलिकेट है, मुड़ वुड़ बड़ी जल्दी जाती है। तो फ्रिज के पीछे की जाली बड़ी फ्रेजाइल होती है। फ्रिज के पीछे की जाली बड़ी फ्रेजाइल होती है, बड़ी डेलिकेट होती है, जल्दी मुड़ सकती है, टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। ये जो खिलौने थे भैया इतने फ्रेजाइल थे कि मेरे कुत्ते ने इनको बड़ी जल्दी तोड़ दिया। क्रेडिबल, क्रेड रूट वर्ड से, क्रेड माने होता है बिलीव करना, इनक्रेडिबल वर्ड आया था ना कि जिस पर यकीन ही ना हो, क्रेडिबल जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर यकीन किया जा सके। अब अगर सोनू सूद को आपने फ़ोन किया और वो कह रहा है हाँ भैया मैं बस भेज रहा हूँ, आपको गांव पहुँचा दूंगा, तो क्रेडिबल है, उसकी बात में क्रेडिबिलिटी है। एज अ मेंबर ऑफ जूरी, जूरी का मेंबर होने के नाते मुझे इस विटनेस की जो गवाही है वो क्रेडिबल नहीं लगती, वो यकीन करने लायक नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको डिसरिगार्ड कर दिया। डेवस्टेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डैमेज करे, डिस्ट्रक्शन करे। डेवस्टेटिंग, डेवस्टेट कर देना, तबाह कर देना, तहस नहस कर देना। कैसे याद करोगे? डेवस्टेट, हिंदी मीनिंग ध्वस्त जैसा कुछ लग रहा है, डेवस्टेट कर देना। वो जो डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक था उसने सब ध्वस्त कर दिया। डेवस्टेटिंग, ध्वस्त करने वाला, डेवस्टेट ध्वस्त, डेवस्टेट ध्वस्त। तो वो जो अर्थक्वेक था उसने सब कुछ डेवस्टेट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अगर बॉम्ब मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता तो और ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता था। कोनोट का मतलब क्या होता है? कोनोट का मतलब है अगर एक वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को कोनोट करती है तो वो आपको मजबूर करती है किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, फील करने के लिए, जो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। कोनोट को आपको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा। मान लो वर्ड्स तो कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ के आपके दिमाग में किसी और चीज़ के ख्याल, मतलब उसी से रिलेटेड वो वर्ड्स ऐसे हैं, वो चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ और सोचने पर मजबूर करती है, तो ये उसकी कोनोटेशन हुई। ठीक है, एक वर्ड भी है इसके लिए, कोनोट का ही नाउन फॉर्म है कोनोटेशन। इसको एग्जांपल से देखो और अच्छा समझाएगा। द वर्ड वॉरियर कोनोट्स ऑनर, ब्रेवरी एज वेल एज फियर्सनेस इन बैटल। ये जो वर्ड है ना वॉरियर, वॉरियर में ये सारे वर्ड अपने आप अंडरस्टूड हैं कि वो ऑनर को प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेवरी होगी उसमें, फियर्सनेस होगी। तो एक वर्ड जब काफ़ी सारे मीनिंग अपने अंदर कंटेन करता है तो वो वर्ड उन चीज़ों को कोनोट करता है। ठीक, इसका नेमोनिक्स देखो। कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई रूल है मान लो, या कोई चीज़ है, वो लिखी तो ये हुई है, लेकिन आप उसको आसान भाषा में समझने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ समझने के लिए साइड पे ऐसे कोने में नोट कर देते हो, बबल सा बना के। अब जैसे इसने देखो चिपका रखा है ना, कोनोट, कोने में नोट कर दिया मैंने। उन लाइन को पढ़ के जो चीज़ मुझे फील हुई है, जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको मैंने कोने में नोट कर दिया। उन लाइंस को पढ़ के जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लगी उनको मैंने कोने में नोट कर दिया, कॉर्नर में नोट कर दिया, कॉर्नर में नोट कर दिया, कोने में नोट कर दिया। कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी चीज़ को पढ़ के समझ के एक्स्ट्रा फील होती है। चलो जी, कुछ एक आध छुटपुट जो बिल्कुल ही ऐसे, अब ब्रेवरी वर्ड आ गया, ऐसे वर्ड आ गया, कुछ मैंने छोड़े हैं। बाकी CGL 23 के अंदर आए हुए सारे सिनोनिम्स आपको इस वीडियो के अंदर मैंने फोटोज और नेमोनिक्स से कवर कराए। एक छोटा सा काम और कर दूं, क्यों ना मैं सारे नेमोनिक्स आपको जल्दी जल्दी एक बार और बोल दूं, उसका देखो अलग ही मजा आएगा। वापस चलते हैं। कोनोट, कोने के अंदर नोट कर दिया। डेवस्टेटिंग, ध्वस्त कर दे, जो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो ध्वस्त कर दे। क्रेडिबल, क्रेड जिस पर यकीन किया जा सके। फ्रेजाइल, फ्रिज की जाली बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी आसानी से टूट सकती है। प्रेडेटर्स, जो प्रे को खाकर डकार मारते हैं, शिकार करने वाले। सस्टेनेबल, जिसको सस्टेन किया जा सके, लंबे समय तक चलाया जा सके। मॉडेस्ट, अपने आप को मीडियम सा बताना, बहुत ज़्यादा ना होना। मॉडेस्ट प्राइस है इस गाड़ी का, कम प्राइस है। मॉर्टल, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा।
ग्लोरीफाई किसी चीज़ को ग्लो करवाना, किस चीज़ पर प्रकाश डालना, किस चीज़ की तारीफ करना, उसको और प्रेज करना। ऑडेसिटी, सिटी के जो सिटी के अड़ियल बच्चे बड़े ऑडेसिटी दिखाते हैं माँ बाप के आगे, उल्टा जवाब देते हैं, ज़्यादा करेज दिखाते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। एक्सटेंट हो गया भैया, इसको तो तिनका तक नहीं बचा, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई ये चीज़। तो प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट पैर धस गए सीमेंट में, कोई ऐसी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। कमिटमेंट से याद करोगे कमिटेड को। जेंटल, जेंटलमैन लोगों का एटीट्यूड जेंटल होता है, बिहेवियर नेचर जेंटल होता है। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की बड़ी तारीफ करती थी वो, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की बड़ी एक्सटॉल करती थी, बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी। जुडिशियस, जज से याद करोगे, जुडिशियस डिसीजन लेना, समझदारी भरा डिसीजन लेना। एक्सूबरेंस, एक्स को देखा ऊबर वाले के साथ रोमांस करते हुए, कहती थी जाएगी फ्रेंड्स, कहती थी जाएगी फ्रेंड्स, कल मैंने देखा एक्स को ऊबर वाले से करते रोमांस। इस चीज़ को देखकर मुझे तो हुआ बड़ा एक्सूबरेंस, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी। एनरवेट अगर नहीं करोगे 8 तो हो जाओगे एनरवेट, वीक फील करोगे। अर्नेस्ट, अपना मैक्सिमम, पूरा सीरियस। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। क्रूकेड माने मुड़ा हुआ, क्रूक, हुक, बेंड, कर्व्ड। कॉम्प्रीहेंसिव, पूरा डिटेल, कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांसग्रेशन, अग्रेशन में आकर कई बार हम लॉ तोड़ देते हैं, ट्रांसग्रेस कर जाते हैं। मिटिगेट, किसी चीज़ को कम करना, किसी गलत चीज़ के प्रभाव को कम करना। फ्लड के डैमेज को रोकने के लिए गेट के आगे मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो गेट के आगे, फ्लड के डैमेज को मिटिगेट करने के लिए। चीयर करना, किसी का उत्साह बढ़ाना। मिजनथ्रोपिक, मिस माने हेट, एंथ्रोप माने मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला, लोगों से नफरत करने वाला। फायर, जैसे बिल्कुल आग की तरह लड़े वो, एकदम फियर्स लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, उसको देखकर बच्चों के मन में फियर आया। जारगन, ऐसे जारगन यूज़ करेगा ना, इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करेगा तो ये जो तेरे साथ वाले 4 जन हैं यही समझ पाएंगे। कोई ऐसे वर्ड जो किसी पर्टिकुलर जगह पर बोले जाते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हों। जीनियल, यार जीनियल जो फ्रेंडली लोग होते हैं, हैप्पी लोग होते हैं, उनके साथ ही जी लगता है। जेनिलिया डिसूजा जीनियल है। एब्जॉर्ब, किस चीज़ में खो जाना बहुत ज़्यादा, किस चीज़ को सोख लेना। डिलाइट, दिवाली पे लाइटें देख के बड़ा खुशी होती है, डिलाइट फील होता है। रिस्प्लेंडेंट, रे तू तो स्प्लेंडर को ही रिस्प्लेंडेंट बनवा लाया, बड़ा बढ़िया ब्राइट चमकदार दिखने में बढ़िया बना लाया। इमर्स, किस चीज़ को डुबो देना, खो जाना भी मतलब होता है, किस चीज़ में डूबा हुआ, इमर्स हुआ। वनरेबल, किस चीज़ का संभावित शिकार। टिमिरिटी, रे तेरी मेरिट आ गई तो अब तेरे में टिमिरिटी आ गई, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, ज़्यादा घमंड आ गया। दिल्ली की जनता बड़ी डिलीजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है। एपथी, पति की दिक्कतों से किसी को सिंपैथी नहीं होती, पति के दर्द के लिए किसी के मन में सिंपैथी नहीं होती, एपथी आती बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिविर, की चीज़ को काटना, उसकी टांग इतनी सिवियरली इंजर्ड थी कि उसको सिविर करना पड़ा। ट्रेचरस, ट्रेचरस, ट्रिक या चीटस, ये हमें ट्रिक करेंगे या चीट करेंगे, धोखाधड़ी, धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाले। एडामंट, जिद्दी, अड़ियल मन, किसी काम को लेकर एडामंट होना। वेंडेटा, वो मुझे जीने नहीं देता इसलिए मेरे मन में उसके लिए है वेंडेटा। वो जीने नहीं देता इसलिए उसके लिए मेरे मन में है वेंडेटा। इनक्रेडिबल, इतना अच्छा कि यकीन ही ना हो, इनक्रेडिबल इंडिया। बेनेवलेंट, बेन मतलब अच्छा, वोलेंट मतलब इच्छा करना, दूसरों का भला चाहना, काइंड होना, दान दक्षिणा करना। टेढ़े मेढ़े रास्तों में फंस जाना बड़ा टीडियस होता है। सर्टन, किस चीज़ को लेकर पक्का होना, ये सर्टन है कि ये कर्टन 5 साल तो चलेंगे ही चलेंगे। डिग्रेडेशन, ग्रेजुएशन में आने के बाद हुआ मार्क्स का डिग्रेडेशन, ग्रेजुएशन में आकर मार्क्स हुए कम। इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। रिश्तेदारों के घर जाते कोई ना कोई टेबल सुनने वाला मिल ही जाता है, रिश्तेदारों के घर जाओगे तो टेबल सुनाने से बच जाना इनएविटेबल है। यूटिलिटेरियन, जो यूटिलिटी पर ज़्यादा फोकस करे, यूटिलिटी पर जिसका फोकस हो पूरा। अनबायस्ड, जो न्यूट्रल हो, किसी एक की साइड ना ले। कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज़ के परिणाम, जो आगे सीक्वेंस में आगे चल के परिणाम भुगतोगे। वर्बोस, वर्ड्स का ओवरडोज, वर्ड्स का ओवर यूज, वर्ड्स ठूस देना। स्परियस, स्पर्श करते ही पता चल गया तो स्परियस है, फेक है, स्पर्श करते ही पता चल गया। इंट्रीगिंग, अंतरिक्ष से आई चीज़ें बड़ी इंट्रीगिंग होती हैं, उनके बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है, क्यूरोसिटी जगती है। कॉशियस, केयरफुल, प्रिकॉशन से कॉशन, प्रिकॉशन, कॉशियस।
इंटरलिंक्ड, इंटर प्लस लिंक्ड, आपस में जुड़ा हुआ। वेन मतलब वेस्ट हो जाना, बड़ा पेन होता है जब एफर्ट वेन में चले जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं। एक वेन माने थोड़ा अपने आप में घमंडी भी होता है, जब से लग्जरी वैन लिया भाई वेन आ गया उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। कंसेंट, कंसेंट मिल गई है, कंसाइनमेंट भेज दो। सहमति मिल गई है, कंसाइनमेंट भेज दो। पाकिस्तानी आर्मी ने फील्ड में खड़े होकर यील्ड किया, सरेंडर कर देना। पेरियूस, अपने यूज़ का पैरा उसने पेरियूस कर लिया। किसी चीज़ को रीड करना, खास करके कोई पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढने के लिए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ को ढूंढने के लिए। अबाउंड, अ मतलब नॉट, बाउंड मतलब बाउंड्री, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, बहुत बड़ी संख्या में जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। इंसीडियस, जो अंदर अंदर बहुत धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचा रही है। इनसाइडस होती हैं और हमारे लिए इंसीडियस बन जाती हैं कुछ बीमारियां। हॉस्टिल, होस्टलर जो हैं वो डे स्कॉलर्स को लेकर हॉस्टिल होते हैं। फीबल, कमज़ोर लाइक अ नीडल, फीबल लाइक अ नीडल, बिल्कुल कमज़ोर, दुबला पतला। जीलस, जिसके अंदर बहुत जील होती है, जेल तोड़ने की जील थी उनके अंदर, जिद थी उनके अंदर, बहुत एक्साइटमेंट थी उनके अंदर। तो ये थी जी अपनी आज की क्लास। एक बार फिर बता देता हूँ, आप अगर ऐसा कोर्स लेना चाहते हो कि ज़िंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, ये मेरे कोर्स की ही वीडियो है, एक वोकैब की कोर्स की वीडियो है, ठीक है। तो भैया ये फाउंडेशन बैच है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन कर दूंगा। ग्रामर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल पैसेज, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही कोर्स में। मैं अब अपना कोई नया लाइव बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं इसी बैच में इतना कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बने। ये नहीं कि बैच लेने के बाद भी बच्चे को कोई फलानी बुक थ्योरी के लिए पढ़नी पड़ रही है, प्रैक्टिस के लिए उसको अलग बुक करनी पड़ रही है, वो कैब के लिए उसको 4 किताबें और पढ़नी पड़ रही, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अगर आप बैच नहीं भी लेना चाहते तो भाई ये चीज़ ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जिसने ये चीज़ करी है। जिनको बैच नहीं भी लेना, ये कैसा आपको गिफ्ट लगा, ये मैंने दिवाली पर लॉन्च किया था, ये गिफ्ट आपको कैसा लगा। मैंने सारी प्रीवियस ईयर वोकैब, CGL, CPO, स्टैनो, CHSL और अपना CDS, NDA 2023, 20, 2023, 22, 21 की इस पर डलेगी। 23 की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, कुछ 22 की भी डली है। प्रीवियस ईयर की जितनी क्विज की फॉर्म में, बुक से पढ़ना ना बच्चे को बोरिंग लगता है, क्विज में जब वो ऐसे आगे आगे क्वेश्चन आता है, लास्ट में सॉल्यूशन आता है, स्कोर दिखता है। सिर्फ लास्ट में स्कोर नहीं, आपको प्रॉपर ऐसे प्रॉपर जितने क्वेश्चन है सबका ऐसे आंसर, जितने वर्ड थे सबका मीनिंग ऐसे दिखेगा। ये आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन सच मानना इस पे बहुत फाइनेंशियल इनपुट भी जा रहा है और टाइम भी बहुत जा रहा है। बहुत 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 बढ़िया चीज़ है, मेरे कहने से एक बार इसको करके देखना भाई, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, और कमेंट करके जिन्होंने इसको यूज़ किया ना वो भी बताना, और भाई जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो भी अपना फीडबैक एक बार कमेंट में प्लीज़ ज़रूर देना, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी ऐसी और वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।